अस्सलामुअलैकुम मेरा बेटा। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। एक ऐसा लेक्चर जो कि बायनोमियल थ्योरम से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि उसकी जर्नल टर्म फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था कि भाई वो बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, एक फाइनाइट सीरीज तक एक्सपेंड होता जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कभी भी कोई बायनोमियल एक्सपेंशन या कोई बायनोमियल टर्म आ रही होती है, उसके ऊपर हम जब इसको एक्सपेंड करवाते हैं ये ओपन होता जाता है एन अमाउंट तक, एन पावर तक। तो भाई एक टर्म के लिए अगर मुझे ओपन करना होगा, सिर्फ एक सिंगल टर्म के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है, यानी कि आज की क्लास का आगाज इस बात से करेंगे। और अगर आपको अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो बेटा लास्ट क्लास में जो बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था, जो कि क्या होता है, ए की पावर एन प्लस का एन कम्बिनेशन वन, ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी की पावर वन, प्लस का एन कम्बिनेशन टू, ए की पावर एन माइनस का टू प्लस का बी की पावर टू, एंड इट गोज ऑन टिल बी की पावर एन। तो भाई हमने लास्ट क्लास में बायनोमियल थ्योरम, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज की क्लास में फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल टर्म फॉर्मूला। भाई ये जो बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, ये हर पर्टिकुलर बायनोमियल टर्म पे आप एक्सपेंड करवाने के लिए यूज करते हो। ये एक्सपेंशन बेस्ड फॉर्मूला भी कहलाता है। वाइल अगर मुझे सिंगल एक टर्म के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, तो हम जर्नल फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं। और ये जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला कहता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर। बेटा एनसीआर को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। बेटा ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये हमारे पास बायनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से ही आ रहा होता है, एक सिंगल टर्म के लिए फॉर्मूला। भाई आपके पास जो बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड हो रहा होता है ना, ये फॉर्मूला उसी से जनरेट हो रहा है। क्या फॉर्मूला है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। अच्छा भाई, इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये एन कम्बिनेशन आर होती है, ये वाली चीज। यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, बी क्या होता है, सेकंड टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, एन मींस पावर। एन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है बाइनोमियल टर्म की पावर को। और आर क्या होता है, हमेशा रिक्वायर्ड टर्म माइनस का वन। कैसे, अभी सब सीखते हैं मेरा बेटा। आर क्या होता है, रिक्वायर्ड टर्म माइनस का वन। फॉर एग्जाम्पल, बात को समझते हैं अगर एक एग्जाम्पल से। अगर मेरे पास आ जाए ए प्लस बी की पावर थ्री, और कोई बंदा मुझसे कह दे इसको जर्नल टर्म के ऊपर सॉल्व करवाओ, जर्नल टर्म पे सॉल्व करवाओ, और उसने मुझे साथ में यानी ये कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल टर्म फोर के ऊपर ओपन करो। उसने मुझसे क्या कह दिया कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को सिर्फ टर्म फोर के ऊपर ओपन करो। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का सहारा लेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला कह रहा है टी आर प्लस वन, यानी कि ये टर्म फोर के अंदर आर भी मौजूद है प्लस वन भी मौजूद है। तो भाई मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि मेरी आर की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। आर की वैल्यू क्या होगी, थ्री। या फिर इसकी निकालने की एक और टेक्निक भी होती है। आर होता क्या है, रिक्वायर्ड टर्म माइनस का वन। तो मेरा बेटा रिक्वायर्ड टर्म मेरी क्या आ रही है, टी फोर। तो आर की वैल्यू कैसे आ जाएगी, फोर माइनस का वन करके। ऐसे हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या फिर इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि भाई टी फोर की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस वन। तो इस फोर में एक तो आर होगा और एक वन ऐड किया गया होगा। तो फोर में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं, वन, कि भाई मुझे रिमेनिंग नंबर मिल जाए। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर फोर के अंदर वन ऐड हुआ है तो रिमेनिंग नंबर क्या होगा, थ्री होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। ए क्या है मेरे पास यहाँ पे, फर्स्ट टर्म। एन क्या है मेरे पास यहाँ पे, पावर। एन क्या है मेरे पास, पावर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। बी क्या है, सेकंड टर्म। तो फॉर्मूला कैसे ओपन हो जाएगा, एन कम्बिनेशन आर। क्या होता है फॉर्मूला, एन कम्बिनेशन आर। तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, थ्री। तो एन की वैल्यू क्या है, वो भी थ्री है इत्तेफाक से। आगे क्या हो जाएगा, ए की पावर में क्या आ जाएगा, थ्री में से थ्री गया जीरो। बी की पावर में क्या आ जाएगा, बी की पावर में सिंपली आ जाएगा आर यानी कि थ्री। इस तरीके से आप बाइनोमियल थ्योरम जर्नल टर्म के ऊपर फॉर्मूलाज को ओपन कर रहे होते हैं। ये बहुत एक जर्नल एग्जांपल थी। बताइए बेटा, यहां तक की बात सबको क्लियर है, कोई अच्छा, अगर आपको ये वाली बात क्लियर होती है, तो बेटा इसकी थोड़ी एडवांस लेवल पे चलते हैं। लेट सपोज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, फॉर एग्जांपल टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू होल पावर में लिख देता हूं नाइन। अब मैं आपको क्या कैसे कहूं कि यार इस जर्नल टर्म के ऊपर इसको ओपन करो। ऑब्वियसली सी बात है, मैं आपको कोई ना कोई टर्म नंबर बताऊंगा तो जर्नल टर्म पे ओपन करोगे ना। अगर मैं आपको टर्म नंबर नहीं बताता, मैं आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन दे देता हूं और कहता हूं इसको सॉल्व करो, तब तो आप जाहिर सी बात है इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर एक्सपेंड करवाने पे चले जाओगे।
आप इसको बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक्सपेंड करवाने पे चले जाओगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर टर्म नंबर ही नहीं बताता कि आपने किस टर्म के ऊपर ओपन करना है, क्योंकि जनरल टर्म तो हम यूज ही तब करते हैं जब हमें पता होगा किस टर्म के ऊपर हमने फॉर्मूला ओपन करना है। इस बात को ऐसे समझिएगा कि मेरा बेटा बाइनोमियल थ्योरम तो बहुत बड़ी चीज है। बाइनोमियल थ्योरम तो वहां तक ओपन होता जाता है जहां तक की पावर होती है। बाइनोमियल थ्योरम तो वहां तक एक्सपेंड होता जाता है, ए की पावर एन प्लस एन कॉम्बिनेशन वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन, फिर एन कॉम्बिनेशन टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर, ये एक्सपेंड होता जाएगा जहां तक की पावर है। बाइनोमियल थ्योरम तो पूरा ओपन हो जाएगा। हमें क्वेश्चन या तो अगर हमें इस फॉर्मूले पे सॉल्व करना है तो हमेशा बताएगा, इंडिकेशन देगा कि भाई किस टर्म के ऊपर ओपन करो। तो जब भी क्वेश्चन में टर्म का जिक्र आएगा हम समझ जाएंगे कि भैया ये जनरल टर्म के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करवाना है, जनरल टर्म के ऊपर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करना है। कहने का मकसद क्या है कि भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल तरीके से टी आर प्लस वन इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। अगर मुझे ये टर्म की वैल्यू पता होगी तभी मैं फॉर्मूला ओपन कर सकता हूँ, तभी मुझे आर की वैल्यू भी मिलेगी। यानी कि हमें एक बात और भी समझ में आई, कभी भी मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन आ जाए, अगर उसे जनरल टर्म पे सॉल्व करवाना होगा तो आर की या टर्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो बेटा मजे की अगर मैं बात आपको यहाँ पे एक डिस्कस करूं, ये आर है असल फसाद की जड़। ये आर जो है ना इसका नाम फसादी होता है। क्या नाम होता है मेरा बेटा इसका? फसादी। यानी कि ये आर के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे साथ गेम्स खेले जाती हैं। अब ये जनरल टर्म के जो क्वेश्चन होती हैं तीन कैटेगरीज में पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको तीनों कैटेगरीज भी पढ़ाने वाला हूँ बड़े मजे के साथ, बड़ी आसान तरीके से। कि भाई कभी वो आपको एग्जामिनर आर की वैल्यू छुपा देगा, कभी एग्जामिनर आपसे आर की वैल्यू नहीं देगा, कहेगा मिडिल टर्म पे सॉल्व करो, कभी कह देगा एक्स की पावर के ऊपर सॉल्व करो। तो हम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से फिर कंडीशन को अप्लाई करते हैं आर के लिए। क्योंकि अगर आर की वैल्यू मुझे ना दी जाए तो जाहिर सी बात है मुझे टर्म की वैल्यू भी नहीं मिल सकती किस टर्म पे सॉल्व करना है। क्योंकि आर होता क्या है? आर होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस वन। लेट सपोज अगर मुझे T6 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू होगी 5। अगर मुझे T5 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर की वैल्यू क्या होगी? 4। सेम गोज फॉर अगर क्वेश्चन में मुझे आर की वैल्यू 8 दे दी जाए तो टर्म यानी कि किस टर्म के ऊपर सॉल्व करना है? टी आर प्लस वन यानी कि T9 के ऊपर जनरल टर्म अप्लाई करनी होगी। कहने का मकसद क्या है, अगर क्वेश्चन के अंदर कभी ये दोनों चीजें गायब कर दी जाए तो बड़ा इशू आता है, बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम अभी समझते हैं कैसे। तो आइए मेरा बेटा जरा चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुनियादी कॉन्सेप्ट जो हमें मालूम होना चाहिए वो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हमें आर की वैल्यू ना दी जाए। हमें आर की वैल्यू ना दी जाए और क्वेश्चन कहे कि आपने मिडिल टर्म के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, जनरल टर्म को एक्सपेंड करवाना है। यानी कि क्या कहा मैंने? दोबारा मेरी बात सुनिएगा। बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस के अंदर ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जहां पे हमें ना आर की वैल्यू दी जाएगी ना हमें टर्म नंबर बताया जाएगा कि किस टर्म के ऊपर हमें अपना बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला एक्सपेंड करवाना है, ओपन करवाना है। अब जब मुझे आर भी नहीं पता, मुझे टर्म भी नहीं पता, तो जाहिर सी बात है मैं अपने एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला एक्सपेंड नहीं कर सकता। इट विल बी रियली टाइम टेकिंग फॉर मी, मैं पूरा एक्सपेंड करूं एक मामूली क्वेश्चन के लिए। तो भाई हमारे पास वहां पे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्वेश्चन बहुत दफा कह देगा कि मिडिल टर्म की वैल्यू निकालो, या एग्जामिनर हमसे कह देगा कि भाई मिडिल टर्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझना जरूरी है। मिडिल टर्म हम नॉर्मली वहां पे अप्लाई करते हैं जब एग्जामिनर हमें सीधे अल्फाजों में आर की वैल्यू ना दे, हमें छुपा के आर की वैल्यू दी जाए। बहुत दफा ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी देखते हैं ना भाई, कि हमसे कोई बंदा सीधे मुंह नहीं कर रहा होता, डबल मीनिंग बात कर रहा होता है। तो मिडिल टर्म भी बेसिकली डबल मीनिंग बात करती है। कैसे? लेट सपोज हमारे पास यूजुअली आपने अपने इंटर लेवल पे हो सकता है पढ़ा हो कि मिडिल टर्म आपके पास डिपेंड कर रही होती है पावर के ऊपर, कि भैया पावर ऑड होगी तो ये होगा, पावर इवन होगी तो ये होगा। आपने अपने इंटर लेवल के ऊपर या ए लेवल जो लेवल साइड के ऊपर या आपने फेडरल या पंजाब बोर्ड साइड के ऊपर इस बात को जरूर समझा होगा कि मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ऑड पावर या इवन पावर के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके सामने लिखता हूं 3 प्लस एक्स की पावर 3 और एक लिखता हूं मैं 3 प्लस एक्स की पावर 6। मैंने आपके सामने दो तरह की बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखी है। मैं आपसे कहता हूं इसको सॉल्व करो, मैं आपसे ये कहता हूं इसको जनरल टर्म के ऊपर सॉल्व करो। आप मुझसे पहला क्वेश्चन क्या कहेंगे? आप मुझसे कहेंगे सर किस टर्म पे सॉल्व करूं ये तो बताएं आप। मैं बोलूंगा मैं नहीं बता रहा, खुद सॉल्व करके दिखाओ।
सिंपल सी बात मैंने क्या कही, मैंने कहा मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं और आपसे कहूंगा सॉल्व करके दिखाओ, तो आपका पहला जवाब क्या होगा, सर इसको एक्सपेंड करवाना मुश्किल हो जाएगा, किस टर्म की वैल्यू आप चाहते हैं, यानी कि जनरल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करवाना चाहते हैं, उस टर्म का नंबर तो हमें बताइए, या फिर आर की वैल्यू दे दीजिए। मैं कहूंगा नहीं, मैं दोनों नहीं दे रहा, आप सॉल्व करो। अच्छा, अब आप किस चीज के ऊपर जाओगे, मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट पे जाओगे। मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट कहता है कि हमेशा पावर को देखो, पावर ऑड है या इवन है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग मेरा बेटा, अगर दुनिया में आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की पावर क्या हो, पावर अगर आपकी ऑड हो, तो ऑड ऑड पावर के ऊपर हमेशा दो आंसर्स आपको मिलते हैं, ऑड पावर्स के ऊपर हमेशा आपको दो मिडिल टर्म्स मिलती हैं, यानी कि दो आर की वैल्यूज, यानी कि दो आर की वैल्यूज, यानी कि दो आंसर्स मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स क्या कहा, पावर कभी भी ऑड होती है तो इसका मतलब दो मिडिल टर्म मिलती हैं, दो आर मिलते हैं, दो आंसर्स मिलते हैं। और कभी भी पावर इवन होती है तो एक ही मिडिल टर्म आपके पास होगी और एक ही आर की वैल्यू आएगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी समझाऊंगा क्या कहने का मकसद है। आपको पहले मैं आपकी इंटर वाला कॉन्सेप्ट हल्का से रिवाइज करवा रहा हूं कि भाई आपने क्या पढ़ा होगा उस जमाने में, आपने क्या सोचा होगा जब आपने इंटर अपना किया होगा। तो भाई मिडिल टर्म निकालने का वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर पावर ऑड होती है तो मिडिल टर्म निकालने के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है मिडिल टर्म निकालने के लिए, एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, डिवाइडेड बाय 2th टर्म। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, यानी कि दो मिडिल टर्म्स आएंगे तो दो फॉर्मूला होते हैं, n+3 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, n+3 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। हमारे पास दो मिडिल टर्म्स आती हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये क्या आई है, मिडिल टर्म आई है। मिडिल टर्म का मतलब क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं। यहां से आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी टर्म आएगी उससे एक माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। 3 कैसी पावर है, ऑड पावर है। अब क्वेश्चन में ना तो मुझे टी गिवन है ना ही मुझे आर गिवन है। एग्जामिनर खामोश है, एग्जामिनर कहता है भैया इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करके दिखाओ, खुद ही सब चीजें बताओ। अब मैं परेशान हो गया कैसे सॉल्व करूं, पर फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन में मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको यूज कर लेता हूं। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है पावर को चेक करो, अगर पावर ऑड होगी तो दो मिडिल टर्म्स आएंगी। एक का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, th टर्म का मतलब जनरल टर्म। दूसरा मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n+3 डिवाइड बाय 2th टर्म। तो यहाँ पे पावर क्या है, 3, तो एक बार क्या आ जाएगा 3+1 डिवाइडेड बाय 2, क्या बन जाएगा 4 डिवाइड 2th टर्म। एक बार क्या आ जाएगी 2th टर्म, दूसरी बार क्या आ जाएगी 3+3 6 डिवाइड बाय 2 3th टर्म। हमारे पास यानी कि जब पावर ऑड थी तो दो मिडिल टर्म्स यानी कि जनरल टर्म की वैल्यूज आ गई। तो इस वाली के लिए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड टर्म -1। भाई आर कैसे फाइंड करते हैं, रिक्वायर्ड टर्म -1 करके करते हैं ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले के लिए 1 आ जाएगी, इस वाले के लिए क्या आ जाएगी, 3 में से 1 निकालूंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मगर क्या आपने देखा है कितना टाइम टेकिंग एक सॉल्यूशन है, कितना मुश्किल चीज है। बट बहरहाल मैंने आपको करवाई ये बात, मैं भी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने आपको आपकी इंटर वाला जो आपने अपने ए लेवल 2 लेवल साइड पे पढ़ा होगा, या आपने फिर अपने पर्टिकुलर किसी इंटर की जिस भी किताब से पढ़ा होगा उसमें आपने सीखा होगा। और जब कभी पावर हमारे पास इवन होती है तब मिडिल टर्म सिर्फ एक आती है, तब मिडिल टर्म क्या आती है, एक आती है। मेरा बेटा एक मिडिल टर्म जो आती है वो कैसे आती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू, मिडिल टर्म इज इक्वल टू सिंपल तरीके से n+2 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो यहां से लेट सपोज मेरे पास पावर क्या है 6, 6 कैसी पावर है, इवन पावर है, सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल दीजिए, 6+2 क्या बन जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से इट विल बी 4th टर्म, क्या हो जाएगा 4th टर्म। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जनरल टर्म क्या आ गई 4th टर्म, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 में से 1 निकाला 3। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप बचपन में पढ़ चुके हो, बट बेटा एप्टीट्यूड के अंदर ये भी टाइम टेकिंग है, मैं इसको सॉल्व नहीं करवाता। ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाई है क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज लेवल के ऊपर मिडिल टर्म मांग ली जाती है कि भाई अगर ऑड पावर होगी तो मिडिल टर्म निकालने के फॉर्मूलाज क्या होते हैं। ये दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, ऑड पावर के ऊपर दो मिडिल टर्म्स आती हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी आपकी बाइनोमियल टर्म के ऊपर ऑड पावर होगी, बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर दो मिडिल टर्म्स आएंगी, दो मिडिल टर्म्स का मतलब ये कि दो आर की वैल्यूज आएंगी, दो आंसर्स निकलेंगे उस बाइनोमियल एक्सपेंशन के। क्लियर है। और कभी भी इवन हमारे पास पावर होगी तो सिर्फ एक मिडिल टर्म आती है, एक आर की वैल्यू यानी कि और एक आंसर। ये टाइम टेकिंग चीज है, मैंने सिर्फ ये फॉर्मुलाज की वजह से आपको समझाया। इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, मेरे नाम से शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना, मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक। आपको ऑड इवन के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाने वाला हूं मैं अब आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। मैंने क्या कहा भाई, ये चीज तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मुलाज याद रखने के लिए बता दी। आपको क्वेश्चन कभी सॉल्व करना होगा, टाइम इज बेटा मनी, टाइम इज प्रीशियस। क्या करना है भैया, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे मेरी। क्या शॉर्ट ट्रिक है,
कभी भी तुम्हें मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन को सॉल्व करवाने के लिए कहा जाता है, सिंपल तरीके से डायरेक्टली आर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू। ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान में बिठा लो। सर कैसे, क्या मतलब सर आपकी बात का, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखें ऑड इवन दोनों के लिए? बिल्कुल मेरा बेटा, एक ही फॉर्मूला। कैसे? लेट सपोज इसी क्वेश्चन को देखो, ये जो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर क्या पावर आ रही है, 3 आ रही है। 3 कैसी पावर है, ऑड। मैंने क्या कहा, उठा के डाल दो इसके अंदर ही। जब तुम अपनी मेरी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर 3 डिवाइड बाई 2 रखोगे, 3 डिवाइड बाई 2 क्या आंसर देगा आपको, 1.5 देगा। ये 1.5 किन दो नंबर्स के दरमियान की वैल्यू है, जल्दी से सोच लो भाई। 1.5 कैसा नंबर है, एक 1 और 2 के दरमियान का नंबर से। तो आपके पास डायरेक्टली यहां से आर की वैल्यूज आ जाएंगी। मेरी शॉर्ट ट्रिक से बेटा डायरेक्टली आर की वैल्यूज आ जाएंगी। वाइल जो बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इससे पहले मिडिल टर्म की वैल्यू आती है, फिर मिडिल टर्म से आर की वैल्यू निकालने के लिए एक माइनस करते हो। जो बचपन में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था, इवन पावर का फॉर्मूला, वो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है। पहले मिडिल टर्म की वैल्यू आएगी, वहां से आर निकालने के लिए एक माइनस करते हो ना। ये पूरी बात मैं क्लियर करी। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या सिखाई कि भैया जल्दी काम करना है एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर एमसीक्यूज के लिए, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, आर इज इक्वल टू एन बाई टू। जब मैं यहाँ पे अपने सिंपल तरीके से 3 डालूंगा, आर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 सिंपल तरीके से 1.5 हो जाएगा। और 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 का मतलब ये है कि भैया ऐसा नंबर जो 1 और 2 के दरमियान का है। तो मेरे पास एक आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली 1, और दूसरे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा 2। इस तरीके से हमारी आर की वैल्यूज आ गई। अब इस वाले क्वेश्चन को भी देख लो, इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भाई सिंपल तरीके से शॉर्ट ट्रिक यूज करो। पावर को अंदर डाला, इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर इवन ऑड सब बराबर है। अंदर डाला क्या बन जाएगा मेरा बेटा, आर की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली 3 आ गई। तो चेक कर लो, जो वहां से आर की वैल्यू आ रही है, यहां से भी वही सेम वैल्यू आ रही है। जल्दी से काइंडली लेट मी नो कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स क्लियर हुई, मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं बेटा। भाई मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन आया, मैं उसको लाजमी रिप्लाई करूंगा कि भाई देखो सर आपने यहाँ पे ये वाली बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही। मेरा बेटा देखो, ये जो फॉर्मुलाज होते हैं मिडिल टर्म के फॉर्मुलाज होते हैं। हमारे पास कभी भी पावर ऑड होती है, मेन फॉर्मुलाज को यूज करते हैं। ये जनरल फॉर्मुलाज है हमारे पास, यानी कि मेन फॉर्मुलाज है, ओरिजिनल फॉर्मुलाज स्टैंडर्ड। मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 1 क्या होता है, 4, 4 में से 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2। तो एक मिडिल टर्म क्या आ गई मेरे पास, 2th टर्म। फिर मैंने दूसरे फॉर्मूले में डाला, क्योंकि मिडिल टर्म के जब पावर ऑड होती है, दोनों फॉर्मूला यूज होते हैं बेटा, दोनों आपके वैल्यूज आने जरूरी है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, थर्ड टर्म हो जाएगी। सही है ना, ये आपके पास जनरल टर्म आई है। तो आर निकालने का फॉर्मूला मैंने भी आपको 5 मिनट पहले क्या पढ़ाया कि आर कैसे निकलता है, आर निकलता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1। सही है ना, ये आर निकालने का फॉर्मूला है। तो भाई अगर मुझे इस टर्म की आर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, भाई रिक्वायर्ड टर्म यहाँ पे क्या है मेरी, 2th टर्म है ना, तो 2 में से 1 निकाला, 1 आ गया। इस टर्म का जब आर निकालना होगा तो कैसे आएगा, रिक्वायर्ड टर्म क्या है, 3, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये अब आर की वैल्यूज आ गई है। तो भाई मैंने जो डायरेक्टली आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, उसमें आसानी क्या है, उसमें मिडिल टर्म निकालने की नीड नहीं पड़ती। उसमें डायरेक्टली लगे हाथों आपके पास आर की वैल्यूज आ जाती हैं। परेशानी हो रही है तो कोई मसले की बात थोड़ी है, मेरा काम ही परेशान करना है मेरा बच्चा। आओ मैं तुम्हें एक और एग्जांपल, तुम्हारी ये परेशानी दूर करूंगा भी हाथ के हाथ। इधर देखो भाई, लेट सपोज, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, कौन सा क्वेश्चन देखें, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चलो मेरे जहन में आ गया। 7 माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 3x, और पावर में क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। भाई देखो पावर कैसी आ रही है, अब यहाँ पे पावर आ रही है ऑड। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आपके पास सिंपल ही आएगा। ये एक लेट सपोज पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा। आपसे कहा जाता है कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आर की वैल्यू फाइंड करके बता दो, या फिर आपसे कहा जाएगा मिडिल टर्म को वैल्यू बताओ, मिडिल टर्म की वैल्यू बता दो इस क्वेश्चन में से। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे ना तो टर्म नंबर गिवन है कि भाई किस टर्म पे सॉल्व करना है, ये तो बताओ, कि पूरा बाइनोमियल थ्योरम बैठ के ओपन करूंगा 9 की 9 टर्म्स तक, नहीं, ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और फिर क्या करूं, आर की वैल्यू कैसे फाइंड करूं, मेरा शॉर्ट ट्रिक यूज करना। शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताई, आर की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली जो भी पावर है उसको उठा के अंदर पुट कर दो। तो मेरा बेटा 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, 2 4 आर 8, एक बचेगा, 4.5 हो गया। अब सोचो भाई, ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि पावर कैसी थी, ऑड थी, तो हमेशा ऑड पावर के ऊपर 2 वैल्यूज आती हैं आपके पास। तो 4.5 किन 2 टर्म्स के दरमियान है, 4.5 किन 2 टर्म्स के दरमियान का नंबर है। सोचो थोड़ा सा भाई, 4 और 5 के दरमियान का है ना, तो 4 और 5 डायरेक्टली मेरे आर की वैल्यूज आ गई। क्या आ गई, डायरेक्टली मेरे आर की वैल्यूज। ऑल्दो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन अभी सोचा था,
बट इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब एक बार मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस आर की वैल्यू के ऊपर, एक बार सॉल्व करूंगा इस आर की वैल्यू के ऊपर। तो जब आर की वैल्यू 4 होगी तब भी एक बार क्वेश्चन सॉल्व होगा, जब आर की वैल्यू 5 होगी तब भी आंसर एक आएगा, और फिर दोनों आंसर्स मेरे करेक्ट आंसर तस्वीर किए जाएंगे। तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या आता है, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से टी आर प्लस वन, आगे क्या होता है एन कॉम्बिनेशन आर, जनरल टर्म फॉर्मूला ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। तो एक बार आर की वैल्यू 4 के ऊपर आंसर निकाला जाएगा, एक बार आर की वैल्यू 5 पे निकाला जाएगा। अभी हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपने क्वेश्चंस को लेकर परेशान नहीं होना, वो मैं आपको पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। मेरे लेक्चर में आने वाला बेटा एक एक क्वेश्चन किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर से लिंक करता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब बताइए बात क्लियर है सबको बेटा? भाई हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन के अंदर लेट सपोज केसेस के अंदर करके मैं इस टॉपिक को हमेशा पढ़ाता हूं। केस नंबर 1 मैं कहता हूं जब कभी आपको जनरल टर्म दे दी जाए, यानी कि आपको हलवा पका के दिया जाए, खाली हलवे को खाने का काम हमें करना है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमें सब दे दिया जाए। पहली टाइप के बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे पेपर में आते हैं कि आपको क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी दे दी जाए, बी की वैल्यू भी दे दी जाए, आपको क्वेश्चन में ए भी बता दिया जाए, बी भी बता दिया जाए, एन भी बता दिया जाए, आर भी बता दिया जाए और एनटीएच भी बता दिया जाए। यानी कि आपको क्वेश्चन में अगर तमाम वैल्यूज दे दी जाए तो ऐसे क्वेश्चन बड़े हलवा क्वेश्चन होते हैं, वो केस वन कहते हैं। तो आइए यहां से अपनी ग्रिप बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन कहा जाता है द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 9। क्या कह रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म। अच्छा मैं पहले क्वेश्चंस का भी रिप्लाई कर देता हूं। सर इस 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे ना? नहीं मेरा बेटा 1 ऐड नहीं करना, डायरेक्टली पावर को डिवाइड बाय 2 कर देना है। मैंने यही शॉर्ट ट्रिक बताई, डायरेक्टली पावर को डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा अगर आपको जनरल टर्म नहीं गिवन और मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है उस सूरत में। क्लियर है? अच्छा वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन मेरे पास आता है द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे रिक्वायर्ड चीज क्या मांगी हुई है, आपसे क्या जनरल टर्म मांगी हुई है, आपकी रिक्वायर्ड टर्म क्या है? आपकी रिक्वायर्ड टर्म है T6। आपसे कहा जा रहा है इसका कोफिशिएंट की वैल्यू बताओ। अच्छा आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर 9। देखो पहली वाली चीज हमेशा क्या होती है ए, दूसरी वाली चीज क्या होती है हमेशा बी, और ये पावर क्या होती है बेटा 9। सिंपल तरीके से जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या बाइनोमियल थ्योरम का, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। मेरा बेटा देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या कोफिशिएंट रिक्वायर्ड टर्म क्या है आपकी, 6 टर्म। अगर आपकी रिक्वायर्ड टर्म 6 है तो बेटा आर क्या होता है, आर होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का 1। रिक्वायर्ड टर्म मेरी क्या आ रही है 6, तो 6 माइनस का 1 हो जाएगा मेरा आर, डेट विल बी 5, डेट विल बी 5। क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सिंपल तरीके से T5 प्लस 1 इट इज T6। एन की वैल्यू क्या गिवन है 9, 9 कॉम्बिनेशन 5। ए क्या गिवन है मुझे, ए गिवन है 2, 2 की पावर में क्या आ जाएगा 9 में से 5 निकाल दिए जाए, और बी की पावर आर, व्हाट इज बी, बी इज एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल पावर में क्या चला जाएगा 5 का 5। अच्छा भाई यहां पे आगे क्या आ जाएगा T6, 9 कॉम्बिनेशन 5। मैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बता दो 9 कॉम्बिनेशन 5 की क्या वैल्यू आ रही होगी। हाँ भाई कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 में से 5 निकाल दिए तुमने, 9 में से 5 निकाले सिंपल तरीके से 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्टली कर दो 120। हाँ सही है, 9 फैक्टोरियल को फर्दर एक्सपेंड करवा दो, एक्सपेंड करवाने जो चीज कट रही है उसको काट दो, क्या हो जाएगा आपके पास 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 सही है, और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 24 कर दोगे 126 आ जाएगा एग्जैक्टली। क्या आ जाएगा मेरा बेटा 126, वेरी गुड सही है। 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 9 में से 5 निकाल दिए, 2 की पावर क्या बन जाएगी भाई, 9 में से 5 निकाल दिए तुमने 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर 4, और फिर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 32 होता है बेटा, 2 की पावर 4 तो मेरे ख्याल में 16 नहीं होगा, पावर 4 तो बेटा 16 होता है। हाँ भाई आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से इसको फर्दर एक्सपेंड करवा दीजिए, ये जो 5 आ रहा है ये x पे भी जाएगा 2 पे भी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ऊपर क्या बन गया, ऊपर सिंपल तरीके से बन गया 126 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 यानी कि 32। आगे क्या हो जाएगा 16 आपके पास सिंपल तरीके से 16 1 16 16 2 32, और 2 डिवाइडेड बाय आपके पास सिंपल तरीके से 63x की पावर 5। क्या होगी आंसर आ गया आपका 63x की पावर 5। क्या आ जाएगा मेरा बेटा
63x की पावर 5 इस क्वेश्चन का आंसर। मगर जब आप आंसर्स को देखोगे, आप ऑप्शंस को देखोगे, आपके पास एक ऑप्शन गिवन होगा 63x की पावर 5, एक होगा 64, एक होगा -63x, एक होगा 63। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरा बेटा आपका? हाँ भाई, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? कौन बताएगा भाई? वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कोफिशिएंट मांगा हुआ है। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ लिखा गया नंबर। तो क्या नंबर है भाई? 63 नंबर है। अच्छा भाई, सर 9 कॉम्बिनेशन 5 की शॉर्ट ट्रिक। अल्लाह के बंदे बेटा, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में बना बना के थक गया कि भाई इसको आप सॉल्व करोगे तरीके के साथ, तो आपको मालूम होनी चाहिए सिंपल तरीके से। 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोई इतना इशू नहीं है। क्लियर है? कोई मसला? सबको क्लियर है वाला क्वेश्चन? कोई इशू यहाँ पे? यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई इशू बेटा? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। यहां तक कोई मसला? कोई मसला? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे तमाम के तमाम स्टूडेंट से अभी के अभी इसका आंसर चाहिए। अगले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है? दी सिक्स टर्म, चलो इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, इसको सेवेंथ टर्म के ऊपर फाइंड करो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? दी सेवेंथ टर्म इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 की होल पावर में 12। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स, मुझे सबसे आंसर चाहिए, सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे। हाँ भाई, तमाम के तमाम स्टूडेंट बेटा कैसे सॉल्व करोगे? आपको क्या कहा हुआ है? सेवेंथ टर्म। बेटा अगली बार से क्लास में जल्दी आने की कोशिश करिएगा, तभी आपको वक्त पे समझ में आएगा मेरा बच्चा। मैंने हालांकि 40 के ऊपर क्लास स्टार्ट करी थी, तो काइंडली क्लास में जल्दी आने की कोशिश करें। क्लियर? भाई इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है मेरा बेटा? आपसे कहा जा रहा है सेवेंथ टर्म की वैल्यू को फाइंड करें। T7 की यानी कि वैल्यू को फाइंड करना है आपने। किसको फाइंड करना है? T7 की वैल्यू को। T7 की वैल्यू को फाइंड करने का मतलब क्या है? चलिए मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है, काइंडली देख लीजिए मेरा बेटा। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? हम हमसे सिंपल तरीके से बायनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने क्या करना है? बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर सॉल्व करना है। क्या फॉर्मूला है? टी आर प्लस वन एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन ही गिवन है। ए क्या है आपका? 1, बी क्या है आपका? एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये पावर 12 क्या है आपकी? एन। फॉर्मूले में उठा के डाल दीजिए, आपने कुछ भी नहीं करना। सर आर क्या है मेरा बेटा? जब कभी आपको रिक्वायर्ड टर्म गिवन होगी, क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड टर्म गिवन है? सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म मेरी क्या है? रिक्वायर्ड टर्म। तो भाई मैं आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? रिक्वायर्ड टर्म -1। रिक्वायर्ड टर्म अगर T7 है तो उसमें से एक कम कर दूंगा, तो क्या बन जाएगी? 6। तो मेरी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया? यहाँ पे आ जाएगा 12 कॉम्बिनेशन 5 6, 12 कॉम्बिनेशन 6। ए क्या आ रहा है मेरे पास? ए आ रहा है 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा फॉर्मूले में? ए की जगह पे 1 आ गया, n माइनस आर यानी कि 12 माइनस 5, और आगे क्या आ जाएगा? बी की पावर आर। बी क्या है मेरा? नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय 2। नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय 2। बेटा मेजॉरिटी अवाम यही गलती करती है, जो आप में से बहुत से बच्चों ने करी होगी, नेगेटिव साइन को भूलने वाली। क्लियर है? भूलने का मर्ज बहुत से बच्चों को है, आपको नहीं है, खाली जिन बच्चों ने गलती करी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी की पावर ऊपर क्या आ जाएगा? सिंपल आर, आर इज 6। तो मेरा बेटा, हाँ हाँ बेटा, 12 माइनस 6 ही होगा, 12 माइनस 6 ही है। ओके, अब आप क्या करोगे? सिंपल तरीके से 12 कॉम्बिनेशन 6 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। हाँ भाई, क्या आ रही है 12 कॉम्बिनेशन 6 की वैल्यू? आई गेस 925। हाँ, इसके अराउंड ही आएगी, है ना भाई? क्या आ रही है 12 कॉम्बिनेशन 6 की वैल्यू बेटा? वेरी गुड। 1 के ऊपर कोई भी पावर है, फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से पावर कैसी है? 6। 6 एक कैसी पावर होती है? इवन पावर। इवन पावर नेगेटिव साइन को खा जाएगी, तो x की पावर 6। आगे क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्या होता है? 64। 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा? 64। इसको फर्दर डिवाइड करवा दीजिए, आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। वेरी गुड मेरा बेटा। सर नेगेटिव की वैल्यू आंसर मुझे दिया हुआ है। अभी अल्लाह के बंदे बेटा, बचपन का कॉन्सेप्ट है। कौन सी वाली ट्यूशन वाली बाजी तूने पढ़ा था भाई? हाँ भाई, बचपन का कॉन्सेप्ट है ये, कि माइनस साइन के बाहर अगर पावर कैसी आ रही होगी? इवन। तो इवन पावर बेटा नेगेटिव साइन को खा जाता है। अल्लाह के वास्ते बेटा, चौथा चैप्टर चल रहा है, ये गलती क्यों कर रहा है भाई तू? हाँ भाई, अब आइंदा नहीं होगी, होगी। क्या कर दोगे बेटा? इसको फर्दर एक्सपेंड सॉल्व करवा दीजिए। सिंपल तरीके से 924, 924 डिवाइडेड बाय 64, 924 को 64 से डिवाइड करवा दीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली मेरा बेटा क्या आ रहा है? 231 डिवाइडेड बाय 16 आई गेस, और x की पावर 6 एज इट इज का एज इट इज। कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा, बस इस छोटी छोटी गलतियों के ऊपर काम करो, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर लाजमी काम करो बेटा, ये फजूल के नंबर कटवा देती है। ज्यादा अफसोस इस बात का नहीं होता जिंदगी में, क्वेश्चन गलत करके आ गए,
हमेशा याद रखना, एग्जाम के बाहर ज्यादा अफसोस कभी जिंदगी में इस बात का नहीं होता कि आपको क्वेश्चन गलत गया। अफसोस तो इस बात का होता है कि आप मेहनत भी करके आए, सही भी करने वाले थे, वो एक प्लस माइनस की गलती की वजह से सॉल्यूशन गलत हो गया। सर ये 64 कहां से आया? बेटा 2 की पावर 6 है, जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे जो पावर है एक्स पे भी जाएगी 2 पे भी जाएगी भाई। क्लियर है? हाँ भाई, बाकी तमाम स्टूडेंट्स, आतिफ क्लियर है बेटा? ईमान, इर्तिका, लबीब, खुजैमा, माजिया, उजैफा, मुबीन, उरूज, मनमा, हाशिम, हाशिम हाशिम, वेरी गुड, अब्दुल मुनीम, सही है, वेरी गुड। तो बेटा अभी जो हमने क्वेश्चन करे सबसे बेसिक तरह के क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन अभी हमने करे ये हलवे वाले क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन यूजुअली पेपर में आते भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन करवाने की मेन रीजन क्या थी कि आपको एटलीस्ट बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला रिवाइज हो जाए कि भाई ये बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, अगर आप अम्मा अब्बा की दुआएं लेके जाओ, अपने नमाजें और रोजे बख्शवा के जाओ, तो हो सकता है आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत मजे का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, सब गिवन है। तो सर मुश्किल क्वेश्चन कौन सा है इस टॉपिक का, आइए पढ़ते हैं। केस नंबर 2, यानी कि आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन किस तौर के ऊपर आ जाए, आप मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर, या इन अदर वर्ड्स आपके पास बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, आपके पास आर की वैल्यू के बगैर आ जाए, जनरल टर्म की वैल्यू बताए बगैर आ जाए, तब हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आइए उसको भी समझ लेते हैं। आसान सी बात है कि मुश्किल बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कहा जाता है द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की होल पावर 7 इज डैश। अब क्वेश्चन की लॉजिक समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बड़े मासूमाना अंदाज में कहता है कि भाई मिडिल टर्म बताओ, मिडिल टर्म बताओ, यानी कि ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी पूछ रहा है लास्ट तक की। क्या कहता है, मिडिल टर्म की वैल्यू बताओ, और आगे उसने बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे दी। अब मुझे घंटा नहीं पता कि बेटा मेरी जनरल टर्म अभी क्या है, मेरी एंट्रेज टर्म क्या है, मेरी रिक्वायर्ड टर्म क्या है, मेरा आर क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक लफ्ज मिडिल टर्म दिखा। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने बोला कि भाई चूंकि मुझे क्वेश्चन में मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट गिवन है, या फिर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता, तब भी हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज कर रहे होते हैं। हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन के ऊपर गया जो कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का है। मैंने अपनी पावर जो मेरी है उसको मैंने देखा। उसके बाद मुझे मेरे सर की बात याद आ गई। मेरे उस्ताद ने मुझे क्या पढ़ाया कि भाई देखो, अगर कभी भी मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आ जाए, या फिर अगर क्वेश्चन में जनरल टर्म, आरटीएच टर्म, एनटीएच टर्म नहीं गिवन, तो अब सिंपल तरीके से पावर को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। कैसे, 2 3 6 और एक कैरी, आपके पास क्या आ जाएगा, 3.5। ये 3.5 किन दो नंबर्स के दरमियान की वैल्यू है? आप तमाम लोग बोलेंगे सर 3 और 4 के दरमियान की वैल्यू है। यानी कि मेरे पास आर की एक वैल्यू क्या आ गई, 3, आर की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी कि मिडिल टर्म कितनी बना सकते हैं हम, 2 बनाएंगे। किस तरीके से मेरा बेटा, अभी वो देख लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज के ऊपर चलेंगे। दूसरी चीज क्या है मेरा बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। हमारे पास एक आर की वैल्यू क्या आई है, 3, एक आर की वैल्यू आई है 4। तो एक दफा आर की वैल्यू 3 के ऊपर सोल्यूशन करेंगे, और एक दफा आर की वैल्यू 4 के लिए सोल्यूशन करेंगे। बेटा देखो, किसी भी बच्चे को अगर मसला है तो काइंडली यहाँ पे क्लियर करो। मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर बाद में आता हूँ। मुबीन बेटा, मैं आपकी बात समझिए, आप क्या कहना चाहता हूँ, मुझे 2 सेकंड दे दो, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मैं फिर आपके क्वेश्चन के ऊपर इंडिविजुअली आ रहा हूँ। क्लियर है मेरा बच्चा? देखो भाई, आपके पास यहां से क्या हो गया, आर की दो वैल्यूज आ गई, एक आई 3 और एक आई 4। अब आप आर की वैल्यू 3 के लिए भी सॉल्यूशन करोगे, आर की वैल्यू 4 के लिए भी। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना भाई। देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है, ये क्या बन जाएगा, आपकी पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए, दूसरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, बी, और आपको पावर क्या गिवन है, एन। तो भाई ये तो डिफाइंड है दोनों के लिए। हम सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। फॉर्मुला भी क्या होता है, फॉर्मुला भी एक ही है भाई। क्या फॉर्मुला है, टी आर प्लस 1। क्या फॉर्मुला है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। तो जब मेरे पास आर की वैल्यू 3 है, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा। जब मेरे पास आर की वैल्यू 3 है, तो आर प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 3। जब आर की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो टी 4 हो गई पहली मिडिल टर्म। एन कॉम्बिनेशन आर, एन क्या है मेरा बेटा, मेरा एन क्या है, मेरा एन मेरी पावर 7 है। तो 7 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आर की वैल्यू क्या पुट की है, 3 पुट करी है। ए क्या है इस क्वेश्चन में, मेरा एक्स क्यूब, क्या है मेरा बेटा, एक्स क्यूब।
और पावर में क्या आ जाएगा, पावर मेरी सिंपल तरीके से क्या आ रही है, n माइनस का r, दैट इज 7 माइनस का 3। b क्या है मेरा, b मेरा आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और b की पावर में क्या होता है, फॉर्मूले में r होता है, r की वैल्यू क्या है 3, 7 कॉम्बिनेशन 3 आई गेस 35 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा, 7 कॉम्बिनेशन 3, 7 कॉम्बिनेशन 4, 35 आपको देता है हमेशा, तो 7 कॉम्बिनेशन 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, और यहाँ पे क्या आ रहा है 7 में से 3 निकाल दो, बेटा जब 7 में से 3 निकालोगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या मौजूद है, एक्स क्यूब मौजूद है, तो एक्स क्यूब इंटू 4 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 3 12, पावर पावर हमेशा आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, अगर ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो और ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो तो हमेशा आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की जब पावर 2 पे जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है जो मैं करने वाला हूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को बुरी भी लगे कि सर इतने बड़े लेवल पे आके बात कर रहे हैं, बट बेटा मेरी मजबूरी है कि खुदारा कोई भी हमारे पास अगर कोई लेजेंड बैठा हुआ हो, कोई अल्ट्रा लेजेंड बैठा हो, तो बेटा ये 6 के टेबल में 2 से ऐसे भी कैंसिल करवाइएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मेरा बच्चा, कि आप ये ना बोले कि ऊपर x की पावर 12 आ रही है, नीचे x की पावर 6 आ रही है, तो सर 6 1 6 6 2 12, आंसर 2 आ जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, बेटा ऐसा नहीं होगा। आप कभी भी वेरिएबल्स को सॉल्व करवाते हो, बेसिक तरीका क्या है कि x की पावर 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव x की पावर 6, और फिर 12 में से अगर 6 निकाल दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 35 एक्स की पावर 6 आ जाएगा। क्लियर है ना मेरा बेटा, वेरिएबल्स को हमेशा सॉल्व कैसे करवाते हो, पावर्स के ऊपर खेलते हो, तो पावर्स नीचे से ऊपर जाके प्लस से नेगेटिव या नेगेटिव से प्लस हो रही होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मैंने हार्ड एंड फास्ट बात नहीं करी। तो पहली मिडिल टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 35 एक्स की पावर 6। अब मेरे पास आर की वैल्यू एक 4 भी थी, तो आर की वैल्यू 4 के ऊपर, आर की वैल्यू 4 के ऊपर आप काम कर लेंगे मेरा बेटा, आर की वैल्यू 4 पे कैसे काम करेंगे भाई, अब देखो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि अब की बार फॉर्मूले के अंदर आर की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से 5 बन जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n कॉम्बिनेशन r, n क्या है 7, कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन, r की जगह पे क्या आ जाएगा 4, a की वैल्यू क्या है x क्यूब, पावर में क्या आ जाएगा n माइनस का r यानी कि 7 माइनस का 4, b की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, पावर में क्या आ जाएगा r जो कि है 4, तो क्या बन गया 7 कॉम्बिनेशन 4 भी आपके पास 35 होता है, बेटा मुझे ये वैल्यूज याद है तो काइंडली आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, 7 कॉम्बिनेशन 4 कैसे सॉल्व करते हो, मैंने बहुत डिटेल में तमाम बातें सिखाई हुई है। यहां पे क्या हो गया, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, 7 में से 4 निकाला तो क्या बचेगा 3, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 2 8, तो भाई सिंपल तरीके से 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये बन गया 35 एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 8, इट विल बी 35 एक्स की पावर सिंपल एक्स 35 एक्स, यानी कि मेरे पास T4 की वैल्यू आई 35 एक्स की पावर 6, और T5 की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपल तरीके से 35x। मेरा बेटा इस क्वेश्चन में जो चीजें हमें फाइंड करनी थी हमने फाइनली फाइंड कर ली, इस क्वेश्चन में हमें दोनों मिडिल टर्म्स को फाइंड करने के लिए कहा हुआ था और हमने वो इजीली फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करी कि बेटा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कभी भी मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है ये n+1 n-2 उस तरह की फनकारी में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, तुम्हें अपने r की वैल्यू चाहिए होती है, इस फॉर्मूले की अंदर तुम्हें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, r है भाई, तुम्हें ए भी फॉर्मूले में दिया जाएगा, क्वेश्चन में बी भी दिया जाएगा, एन भी दिया जाएगा, जो नई चीज दी जाती वो सिंपल तरीके से क्या होता है, वो आपका होता है आर। तो आपने आर की वैल्यू को लाजमी अपने जहन में रखना, कैसे निकाल लो, मिडिल टर्म के टॉपिक में इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आप सिंपल तरीके से पावर को डिवाइड बाय 2 कर देते हो और फिर आपके पास आर की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है, जो आर की वैल्यू आती है उसको बारी बारी फॉर्मूले में डाल दो, आपके पास मिडिल टर्म्स की वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास आपके जनरल टर्म की वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास आपके एनटीएच टर्म की वैल्यूज आ जाएंगी, इस पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ भाई बात क्लियर होती है, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, हाँ भाई। मेरा बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व ये ऐसे होगा अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरा बेटा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, बेटा इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बाखुदा अगर इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक खुद करवाता, अगर मैंने कोई टॉपिक अभी होल्ड करा इस चैप्टर का तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक की वजह से होल्ड करा, क्लियर है, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक के ऊपर करवाऊं, अगर मेरे पास शॉर्ट ट्रिक होती मैं आपसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताता कि भाई इतनी ख्वारी क्यों करो, शॉर्ट ट्रिक के ऊपर कर लो ना, कोई मसले की बात नहीं है, क्लियर है मेरा बच्चा। इनफैक्ट बहुत दफा बच्चे मुझे कमेंट के ऊपर जवाब देते हैं, सर वो स्लोप वाली आपने ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक तो बड़े मजे की है मगर हम डायरेक्टली पॉइंट करने पे भी तो आंसर निकाल सकते हैं, तो भाई ओरिजिनल मेथड भी पता होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक भी। अभी आज की क्लास में मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा, बड़े मजे की चीज है, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा वो भी सिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सेकंड नंबर के ऊपर ये शॉर्ट ट्रिक ही है भाई, ये इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो, ये नॉर्मल वे है यार, नॉर्मल वे है, क्लियर है मेरा बच्चा। अच्छा भाई एक लेजेंड बच्चे ने हमसे एक क्वेश्चन किया था उसको जवाब दे देते हैं भैया,
चलो शॉर्ट ट्रिक वाली है ना कि क्वेश्चन एक दे दें। चलो मैं उस क्वेश्चन दे देता हूँ, मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन 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 हमारे पास कहाँ है? हाँ भाई, आ गया क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स। हाँ भाई। अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, मैं उसको भी रिप्लाई कर देता हूँ कि सर वो एक्स की पावर 9 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 8 था सर, वो 1 में कैसे कन्वर्ट हो गया? बेटा देखो, मैंने नाम नहीं बताया, वरना यकीन मानो मुझे भी लिटरली बड़ा अफसोस हुआ था कि मैं खुद बात करते करते कंफ्यूज हो गया था, आपने मुझसे पूछा क्या है। मगर स्टिल मेरा बच्चा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको लाजमी बताऊंगा। मगर बेटा चौथे चैप्टर के अंदर ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए हमने किया क्या है। भाई एक्स की पावर 9 ऊपर है, नीचे अगर एक्स की पावर 8 है, तो मेरा बेटा एक्स कैसे बना? तो बड़ी बेसिक सी बात है, आओ समझ लेते हैं, आज की क्लास में समझ लो ताकि आइंदा आपको मसला ना हो। भाई नीचे वाला वेरिएबल जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके इस सिंपल तरीके से, या एक्स की पावर 8 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर में साइन कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 8। whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। x को मैं एक ही बार लिखूंगा, अब क्या बन जाएगा? 9 में से 8 गया, इस तरीके से क्या बन गया? ये x बन गया। तो सर आपने इतने सारे स्टेप्स खा लिए? नहीं मेरा बेटा, मैंने स्टेप्स नहीं खाए थे, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन स्टेप्स किए थे क्योंकि बेटा एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये वाला, ये क्लास 5 में सिखाया जाता है स्कूल में। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसले की बात नहीं है, मैंने स्टिल आपको देखो पूरा बता दिया। और मैंने तभी 3-4 क्वेश्चंस को आपस में मिला दिया ताकि किसी को पता ही ना चले किसने क्या पूछा था। सही है ना भाई? सो इस चीज को जहन में आपने रखना है कि बेटा ये चीज बहुत बेसिक है। एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर आपको कम से कम स्टेप्स के अंदर आंसर निकालना होता है, तो मेरा बच्चा ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। चिल मारो, और अगर पहले नहीं मालूम थी तो अब याद रखो बस अपने जहन में। क्लियर है मेरा बेटा? और बोलो। हाँ भाई, क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया। क्या क्वेश्चन आ रहा है? द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर 10। वेरी गुड, तला ने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे क्या सो रहे हो भाई? बाकी बच्चे क्या कर रहे हो? क्यों नहीं आंसर आ रहा? क्या मसला है इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले क्या कर लोगे मेरा बेटा? 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपके पास डायरेक्टली आर की वैल्यू आ गई 5। क्या आ गई मेरा बेटा? आर की वैल्यू 5। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे कहा जाता है फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा? T5+1 यानी कि T6 n कॉम्बिनेशन R। n की वैल्यू क्या है? 10। 10 कॉम्बिनेशन 5। क्लियर है? a की वैल्यू क्या है? x। x की पावर में क्या जाएगा? 10 में से 5 गए 5। फिर b क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 2y डिवाइडेड बाय 3। पावर में क्या चला जाएगा? सिंपल 5। अब इसको सॉल्व करवाना है मेरा बेटा। कैसे सॉल्व करवाएंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 10 कॉम्बिनेशन 5। हाँ भाई, 10 कॉम्बिनेशन 5 के ऊपर आपको क्या आंसर आ रहा होगा? 10 कॉम्बिनेशन 5, 10 कॉम्बिनेशन 5 क्या बचा? 10 9 8 7, 250 252। हाँ 252 एग्जैक्टली। क्या आ जाएगा आपके पास? 252। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? सिंपल तरीके से x की पावर 5। क्या आ जाएगा? x की पावर 5। देखो भाई, बाहर कैसी पावर आ रही है आपके पास? ऑड पावर। ऑड पावर का मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू को सामने शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर 5। बेटा मैंने आपको पहली क्लास के अंदर स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने के लिए दिए थे, तो 2 की पावर 5 क्या होती है? 32। सही है ना भाई? y की पावर 5 एज इट इज का एज इट इज। देन कम्स दी 3 की पावर 5। या 3 की पावर 5 लेने में हो सकता है आपको इश्यू हो, मगर वो भी इतना मुश्किल नहीं है। 3 की पावर 5 इज सिंपल आई गेस 243। या तो आपने देखो, आपने करना क्या? आपने डायरेक्टली ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दो। ऊपर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, तो 252 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 32 कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 32 कर दीजिए, यानी कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा ये माइनस साइन पहले लिख दिया ना मैंने माइनस साइन पहले लिख दिया। क्लियर है भाई? डायरेक्टली ऊपर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। क्या बन जाएगा भाई? बेसिक मल्टीप्लीकेशन है ये 2/2 की। कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से 2 2 जार 4, 5 2 जार 10 का 0 और 1, 2 2 जार 4 और 1 5, एक क्रॉस आ गया। फिर क्या हो जाएगा? 3 2 जार 6, 5 3 जार 15 का 5 और 1, 3 2 जार 6 का 6 और 1 7। क्लियर है भाई? तुम्हारे सामने सॉल्व भी कर दिया। क्या बन गया आपके पास? ये बन गया, अल्लाह भला करे, ये क्या था? 2 2 जार 4 एंड 5 2 जार 10 का 0 और 1 था ना? सही है। आपके पास क्या आ गया? 6 का 6, 5 5 का 10 और 1, 8064। आपके पास ऊपर वैल्यू आ गई, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8064 डिवाइडेड बाय 243। चेक कर लीजिए आपका ये आंसर आ रहा है। नहीं तो इसको फर्दर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दो। सर फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करें? चेक करवा लीजिए, आपके पास 3 या 4 का अगर टेबल चल रहा है। नहीं तो आप सिंपल तरीके से इसको आप वो भी करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं भाई? अल्लाह भला करे, क्या आंसर्स का हम चेक कर लेते हैं हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं। अगर तो आंसर ये नहीं आ रहे तो सिंप्लीफाई करवाना पड़ जाएगा। आंसर्स हमारे ये नहीं आ रहे तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करवा दीजिए। एग्जैक्टली 3 के टेबल के ऊपर और सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
यस 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करवा दीजिए, क्या बन जाएगा 3 2 जार 3 2 जार 6 नहीं डायरेक्टली आप 3 का वो टेबल पढ़ लो, सही है, हाँ सही है, आपके पास अल्लाह भला करे ये हो जाएगा 26 पे जा रहे हैं 3 2 जार 6 आपने किया, 2 कैरी आप भेज दो उसको, क्या बन गया 20, 3 8 जार 18, सॉरी 3 6 जार 18 ऑब्वियसली, आपके पास दिन चला गया वहां पे कैरी, क्या बचा भैया, हमारे पास 3 बच गया, 36 हो गया, सही है, सही है, नहीं 3 के ऊपर नहीं हो गए, हाँ सही है, सही है 2 6 8 8 एंड देन डिवाइडेड बाय 3, यानी ये कहने का मकसद ये कि बेसिक हम सॉल्यूशन इजीली इसका कर लेंगे, यार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आंसर, इसका आप सॉल्यूशन बेसिक हम कर सकते हैं, आपके पास ये 896 डिवाइडेड बाय 27 बन रहा होगा, आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, बट इतना मुश्किल वो देगा नहीं आपको, बट चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, मसला नहीं है भाई, आ रहा है तो कर लेंगे, ये 3 के टेबल के ऊपर हो जाएगा, 3 कैसे होगा 2688 के ऊपर, और नीचे क्या बनेगा, सिंपल तरीके से नीचे आपका आ जाएगा 8 इंटू 1 81 बन गया, ये फर्दर थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा, कैसे सॉल्व होगा, अगेन 3 के टेबल के ऊपर ही होगा, आपके पास सिंपल तरीके से 3 6 जार 18 3 7 से 21 हो जाएगा ना, 26 से बल्कि 8 जार 24 के ऊपर ही जाओ, उसको 2 कैरी दो, 2 कैरी किया तो 28 हो गया, 28 हो गया तो सिंपल तरीके से क्या करूंगा, अगेन मैं उसके बाद चला जाऊंगा 9 के ऊपर चला जाऊंगा, 9 में चला गया, एक कैरी गया, 3 6 18 हो गया, सही है, और नीचे 21 के ऊपर आ जाएगा 18, सही है, 896 डिवाइड बाय 21 आपके पास सिंपल तरीके से बन रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, सॉल्व हो गया, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली मुश्किल क्वेश्चन दिए नहीं जाते, बट स्टिल अगर आता है तो कोई इशू की बात नहीं, सॉल्व हो गया, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, हाँ क्लियर है, कोई इशू नहीं है, हाँ 27 ही मैंने कहा बेटा, मैंने 27 ही कहा, लिखा मैंने हुआ 27 ही मैंने कहा, सिंपल तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया उसको, उसमें कोई इशू नहीं है, आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे वो सिंप्लीफाई होता जाता है, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हम एक क्वेश्चन देते हैं, अल्लाह भला करे कौन सा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ए स्क्वायर प्लस का बी क्यूब होल पावर में 10 एंड देन कहता हूं उसके मिडिल टर्म्स की वैल्यूज बताओ, तो बताओ क्या आएंगी, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ए स्क्वायर प्लस का बी क्यूब की होल पावर 10 एंड देन मैं आपसे कहता हूं उसकी मिडिल टर्म्स बताइए, तो क्या आएंगी बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, वेरी गुड, आर की वैल्यू 5 आएगी, वेरी गुड, ये तो मुझे भी मालूम है बेटा, 10 कॉम्बिनेशन 5 करूंगा, मुझे ये भी मालूम है बेटा, मैंने रैपिडली सॉल्व करने को कहा था, क्या कहा कि भाई अब तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, कभी भी पावर आपके पास आई और डायरेक्टली पावर को डिवाइड बाय 2 करना है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, आर की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है, अब आपने क्या करना, डायरेक्टली फॉर्मुला अप्लाई कर दो, फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर 10 में से 5 निकाले 5, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से बी क्यूब होल पावर में आपका क्या आ जाएगा, होल पावर में आपका सिंपल चला जाएगा 5, तो ये क्या बन जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5, सिंपल तरीके से भैया आगे क्या हो जाएगा मेरे पास, जब इसको फर्दर एक्सपेंड करवा दूंगा मैं, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे वो सिंपल तरीके से अपनी वैल्यूज दे देगा, यानी कि इस तरह के आप क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जो पर्टिकुलर आपके पास आ रहे हो, सर ऑड वाला बता दें, ऑड वाला, चलो मैं ऑड वाला एक करवा देता हूँ आपको, कोई मसले की बात नहीं है, अभी देख लेते हैं ऑड वाला, इधर देखिएगा बेटा, लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x होल पावर में आपके पास 15 आ गया, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताओ इसके अंदर क्या इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू आ रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े मजे का क्वेश्चन है, अगर मैं आपको x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x दे दूं और आपसे कहूं कि भाई बताओ इसकी मिडिल टर्म की क्या वैल्यू आ रही है, आइए निकालते हैं, सॉल्व करिए इसको, क्या कह रहा है आपसे, सिंपल तरीके से आपको क्या पावर दी जा रही है, आपको पावर दी जा रही है ऑड, ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर में क्या काम करेंगे, कौन कौन से आर की वैल्यूज आएंगी भाई, वेरी गुड, हाँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो मेरा बेटा, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी की वैल्यू क्या है 1 बाय एक्स, आपको पावर क्या गिवन है 15, आपका आर क्या आ जाएगा, आपका आर सिंपल तरीके से आ जाएगा 7 एंड 5, आर क्या आ जाएगा सिंपल तरीके से 7.5, तो आइए एक शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं, एक और आओ बेटा एक और शॉर्ट ट्रिक भी सीख लेते हैं, अब आपको मालूम है कि आपकी पावर कैसी ऑड, अबे अल्लाह के बंदो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत हलवा दिया था, खाली दिखा पूछा था मैंने, इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने को नहीं दिया था, बट खैर हो गई, कोई मसले की बात नहीं है, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो गई, वापस आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, मेरा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल तरीके से एक ऑड पावर दी हुई है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपको इंटरनल वैल्यूज जो भी दी हुई हूं,
अगर आपको पावर और गिवन है तो आपको मालूम है कि आपकी आर की वैल्यू क्या आएगी, पॉइंट के अंदर आएगी, 7.5 आ गई। एंड यू ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि आपके पास जो आपकी अगर ऑड पावर है तो ऑड पावर का मतलब ये है कि दो मिडिल टर्म्स निकलेंगी, यानी कि दो आंसर्स होंगे। तो भैया एक दफा क्या होगा, एक दफा होगा 15। 7.5 का मतलब क्या है, 7 और 8 का नंबर। 7.5 का मतलब क्या है कि भाई ऐसा नंबर जो कि 7 और 8 के दरमियान है। तो एक दफा क्या बन जाएगी आपका फॉर्म क्वेश्चन। अब देखो मैं रैपिडली सॉल्व कर रहा हूं, तुम में से एक जो बच्चों के जहन में मसला था कि सर ये एप्टीट्यूड में इतने लेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखना जरा। भाई देखो आर की वैल्यू 7.5 है। 7.5 का मतलब क्या है कि 7 और 8 के दरमियान की वैल्यूज, यानी कि आर की दो वैल्यूज है 7 और 8। तो मेरे पास आंसर्स क्या होंगे, एक होगा 15 कॉम्बिनेशन 7, और अंदर वाली टर्म को मैंने एज इट इज रहने दिया। यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से एक दफा आ जाएगा 7, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में 8। क्या कहा, और दूसरी दफा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, दूसरी दफा हो जाएगा 15 कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय 8, और फिर क्या हो जाएगा x की पावर 8 एंड y की पावर 7। हमने सिंपल तरीके से क्या करा, हमने सिंपल तरीके से शिफ्टिंग कर दी भाई। चलो इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, चलो मैं इसको और तरीके से बता दूं ताकि समझ में आ जाए। चलो मैं इसको और थोड़ा सा कर देता हूं सही, क्या कर रहे हैं हम लोग, बात को समझिएगा मैंने क्या करने की कोशिश करी। आपके पास कभी भी ऑड नंबर या इवन पावर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए मिडिल टर्म का, आप इसको और रैपिडली सॉल्व करना चाहते हो, आप कुछ भी ना करो, इसको जल्दी करने का, इसको जल्दी करने का एक तरीका होता है। यार 1/x ही लिखा है, ये 1/x ही बेटा, ये 1/x ही है। इसको जल्दी करने का एक तरीका होता है कि भाई देखो मेरे जो r की वैल्यू है वो क्या आई, 7.5। 7.5 का मतलब क्या है, 7 एंड 8 का नंबर, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं r की वैल्यू 7 के लिए पहले सॉल्व कर रहा हूं। किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, r की वैल्यू 7 के लिए। तो मेरा बेटा क्या आ जाएगा, जहां जहां r आएगा वहां पे 7 आता है। हम दो स्टेप लेते हैं नॉर्मली फॉर्मुला लिखने के, और फॉर्मुला लिखते क्या है, 15 कॉम्बिनेशन जो भी r की वैल्यू होगी वो आएगी, ऊपर क्या आएगा जो भी मेरे a की वैल्यू है फर्स्ट टर्म की वो लिखी, पावर में क्या आता है n माइनस का r। जाहिर सी बात है जब मैंने इसी पावर से भी r की वैल्यू फाइंड करी है, उसमें से जब मैं माइनस करूंगा तो बैलेंस करवा दो उसको। दूसरी वाली टर्म, जो दूसरी वाला नंबर होगा वो हमेशा पहले आएगा, और जो पहले वाला नंबर होगा बाद में ऐसा r आ रहा होगा। क्लियर है। और जब मैंने r की वैल्यू 8 ली, जब मैंने r की वैल्यू 8 ली, तो जब मैं उसे n में से 15 में से माइनस करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जाहिर सी बात है b के ऊपर वो नंबर आ रहा होगा, डायरेक्टली b के ऊपर लिख दो। यानी कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, ये क्वेश्चन को जल्दी लिखने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात अभी नहीं समझे तो इस बात को समझिएगा। लेट सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं a प्लस बी की पावर 11। 11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब ये कि आपके पास 5.5। 11 का मतलब क्या है, 5.5। 5.5 का मतलब क्या है कि आपके पास एक नंबर होगा 5 का, एक नंबर होगा 6 का, यानी कि अगेन ये ऑड पावर आ रही है। तो फॉर्मूला कैसे ओपन करोगे, क्वेश्चन कैसे ओपन करोगे, भाई देखो क्या हो जाएगा, 11 कॉम्बिनेशन, 11 कॉम्बिनेशन, पहली बार मैं लेट सपोज r की वैल्यू 5 ले रहा हूं, यहाँ पे 5 का 5, जो भी मेरी इंटरनल टर्म है मैंने उसको लिखा, यानी कि a है। अब दूसरी बारी में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे। चलो 5 आ रहा है तो 5 ही आएगा ना, यहाँ पे तो बैलेंस ही हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सिंपल तरीके से इट विल बी 5। सर ये क्या काम करा, क्या आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा बेटा हम लोगों ने आसान सा एक काम करा। क्या काम करा कि भाई हमारे पास अगर r की वैल्यू 5 है, हमने क्या करा, उसको एज इट इज पुट कर दिया। भाई 11 में से 5 निकालूंगा तो 6 आ जाएगा, और डायरेक्टली r वाली वैल्यू b के ऊपर चली गई। सेम गोज फॉर, अगर मैं r की वैल्यू 6 लेता हूं तो भाई 11 कॉम्बिनेशन 6 यहाँ पे आ जाएगा। जो दूसरी वाली r की वैल्यू है वो पहले वाले के ऊपर चली जाएगी, जो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और जो पहले वाले की वैल्यू एज इट इज b के ऊपर चली जाएगी, तो 6 हो जाएगा। अगेन ये एक और शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, जल्दी क्वेश्चन को करने का तरीका मैं कह सकता हूं। अगर आपको ये इजीली क्लियर होता है जहन में रखें, नहीं होता तो कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है, मुझे बताओ ये बात समझ में आई है, मैंने क्या करने की कोशिश करी है, बताओ भाई ये बात समझ में आई है। देखो शर्माने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, जो भी मसला है ना मुझसे डिस्कस लाजमी करो मेरा बच्चा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 7 है, सही है। मुझसे कहा जाता है कि भाई 13 मेरी पावर आ रही है, जल्दी सॉल्व करना है। देखो जल्दी सॉल्व करना है ना, कैलकुलेटर के बगैर ये क्वेश्चन होती है। इस क्वेश्चन में यूजली कैलकुलेटर का इतना काम नहीं है आपका। तो भाई देखो 13 का मतलब क्या है, 13 का मतलब आपके पास क्या आ रहा होगा, सिंपल तरीके से 6 और 7, ऑब्वियसली 6.5 है। 6.5 का मतलब क्या है, 6 और 7। तो भाई देखो ऑब्वियसली मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू क्या होगी मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से, अच्छा एनसीआर निकालने में आ रहे हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास सिंपल तरीके से क्या होगा, मेरे पास होगा n कॉम्बिनेशन r, दैट इज 13
कॉम्बिनेशन। अगर मैं r की वैल्यू 6 रख रहा हूं तो यहाँ पे 6 आ गया। पहली वाली टर्म क्या आ रही है उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। भाई देखो मैंने अगर r की वैल्यू 6 सेलेक्ट करी है, दूसरी वाली वैल्यू इसकी पावर में चला जाएगा, सही है ना। और फिर दूसरी वाली वैल्यू लिख दी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 7, जो r है वो r एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरे वाला फॉर्मूला कैसे ओपन करूंगा, जब r की वैल्यू 7 है मेरे पास तो ये बन जाएगा 13 कॉम्बिनेशन 7। अब की बारी है, मैंने r7 लिया है, एज इट इज फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा। चूंकि अब मैंने पहली दफा यहाँ पे r7 ले चुका हूं, r की वैल्यू 7 ली हुई है, तो यहाँ पे अब दूसरी टर्म लूंगा, a के ऊपर दूसरी टर्म आएगी, b के ऊपर वही वाली टर्म आएगी। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 बाय एक्स की पावर 7, नेगेटिव का 1 बाय एक्स की पावर, नेगेटिव का 1 की डिवाइड बाय एक्स की पावर 7 होल पावर में क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 7। यानी कि आप इस तरीके से भी उसको एक्सपेंड जल्दी कर सकते हो। क्लियर है, मुझे बताओ ये बात क्लियर होती है, मुझे बताओ ये बात क्लियर होती है बेटा। अच्छा सर वो कॉम्बिनेशन निकालने का इशू है बेटा, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन मैंने बहुत डिटेल में सिखाए थे। 13 कॉम्बिनेशन आर का क्या मसला है, 13 कॉम्बिनेशन आर कैसे ओपन करोगे, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 में से 6 गया, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से आप 13 में से 6 निकाल दो, आपके पास इट विल बी 7, नीचे आ जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो मैंने कहा था 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, 13 फैक्टोरियल की वैल्यू का एक्सपेंड करवा दो इसको, क्या बन जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 पे ले आके इसको रुक दो। 7 फैक्टोरियल से क्या हो गई, ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो गई। नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ रहा है आपके पास, सिंपल तरीके से 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720, क्या होता है मेरा बेटा 720। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई आपने डायरेक्टली इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट करवा दिया, क्या बचा 72 बचा, ऐसे भी कर लो। या फिर अगर आपकी मैथ सही है और आप समझते हो कि अगर नीचे भी आपको इशू होगा, लेट सपोज कोई बच्चा कहता है सर 6 फैक्टोरियल में भी इशू है, तो भाई सही है एक काम कर लो ना, 6 इंटू इसको थोड़ा और एक्सपेंड करवा लो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू तो याद होगी 120 होती है, क्लियर है, 6 1 6 6 2 12 करवा दो। 120 का मतलब क्या है आपके पास, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, ऊपर आपने अभी 6 6 2 12 किया ना, तो 2 1 2 2 6 12 नीचे 60 बच गया, सही है भाई। और अगर 10 ऊपर मौजूद है तो 10 से काट दो, फिर बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बच गए उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। बताओ भाई इसमें क्या मसला है। देखो ये वाला काम करना जरूरी है, मेरे पास इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैंने कोशिश करी थी शॉर्ट ट्रिक, मुझे नहीं मिल सकी, वो शॉर्ट ट्रिक जो मैं चाहता था उस तर्ज की नहीं मिल सकी कि यूनिवर्सल हो। आई एम ओपनली सेइंग। तो फैक्टोरियल के अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको फैक्टोरियल्स के अंदर रिवर्स नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपके 10 तक के टेबल्स एटलीस्ट होने चाहिए। देखो 10 से बड़े नंबर्स अगर आते हैं तो चल जाता है यार, वो जुगाड़ कोई ना कोई, 10 तक के टेबल्स अपने सही कर लो। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है, सिंपल सी बात है। देखो ये चीज आपको बेसिक करनी है, सेम गोज फॉर सेम यहाँ पे भी काम करेंगे। हाँ भाई यानी कि मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आपको इजीली मालूम है, अब हम इस बात को एज्यूम कर सकते हैं कि आपको ये वाले क्वेश्चन अब आ चुके हैं, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा भाई अब हम चलते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। बेटा केस नंबर 1 पढ़ा, जो केस नंबर 2 पढ़ा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे, मगर इस केस के मुकाबले में बहुत ही हल्के हैं। अब जो मैं आपको केस पढ़ाने वाला हूं ये मेरा जाती तौर पर बड़ा फेवरेट केस है, और इस केस का पहला पार्ट, इस केस में भी दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहली तरह के क्वेश्चन, जब कभी रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स आपको दे दी जाए, जब कभी आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, एक्स की रिक्वायर्ड पावर, तब क्या करें भैया, यानी कि रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ जाए। लेट सपोज, सर क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आपकी बात। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपके पास कह दिया जाए कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, आपको कह दिया जाए कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। देखो दोबारा मेरी बात सुन लेना, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बेतहाशा एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं बायनोमियल थ्योरम के। देखो बायनोमियल थ्योरम के अंदर भी हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला डिस्कस किया है, ऑब्वियसली मेन फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा, अगेन मैं कह रहा हूं प्रॉपर्टीज मैंने नहीं बताई उसकी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा बायनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला, ना सिर्फ ये चीज बल्कि हमने उसका पहला केस पढ़ा, दूसरा केस पढ़ा। पहला केस क्या था, जब आपको सिंपल सा तमाम चीजें क्वेश्चन में गिवन हो, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना हो। दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा, मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। ये बातें बार बार बताना इसलिए जरूरी है कि बच्चे को ताकि याद रहे कि हमने पढ़ा क्या क्या है, मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। अब हम जिस चीज के ऊपर जा रहे हैं ये कहलाती है रिक्वायर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट। क्या कहलाती है मेरा बेटा, रिक्वायर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट। रिक्वायर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मेरा बेटा केस नंबर 3 बेसिकली ऐसा केस होता है जिसके अंदर ना तो आपको जनरल टर्म दी जाएगी, यानी कि आपको जिस एक्सप्रेशन के ऊपर बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ना तो ये बताया जाएगा कि किस फॉर्मूले के ऊपर किस जनरल टर्म पे सॉल्व करो, ना ही आपको ये बताया जाएगा कि आपने मिडिल टर्म फॉर्मूला अप्लाई करना है। यानी कि ना तो आप मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो यहां पे, और नहीं आप यहां पे
जर्नल टर्म की वैल्यू आपको गिवन है, तो सर फिर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? मेरा बेटा ये जो केस होता है, ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर आपको पावर ऑफ एक्स के ऊपर खेलना होता है। अब पावर ऑफ एक्स भी दो तरह की होती है, या तो आपको पावर 0 दे दी जाए या फिर 0 से बड़ी पावर दे दी जाए। मेरी बात को पिक करिएगा, मैंने क्या कहा है, दोबारा सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बड़ी सिंपल सी बात करी, बड़ी प्यारी सी बात करी, बड़ी मुनासिब सी बात करी। मैंने आपसे कहा मेरा बेटा कि देखिएगा, आपके पास केस नंबर 3 ऐसे क्वेश्चंस का केस होता है जिसके अंदर आपको एक्स की पावर पे खेलना होता है, या जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर पे खेलना होगा। अब ये पावर भी दो तरह की होती है, या तो पावर 0 यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या, पावर 0 हो जाना। एक्स की पावर 0 यानी कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर 0 होगी, इसका मतलब वो टर्म वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, 1 है वहां पे। ये बात सबको मालूम होगी, किसी भी टर्म की पावर 0 उसका मतलब 1 होता है। या फिर एक्स की हायर पावर्स या कोई भी और पावर हो 0 के अलावा। तो ये क्वेश्चन दो तरीकों से आता है। अब हम पहली टाइप पढ़ रहे हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मेरा बेटा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ा देता हूं। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं हर उस जगह पे तुम्हें शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा जहां पे शॉर्ट ट्रिक यूज हो सकती होगी। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या कहती है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। सिंपल शॉर्ट ट्रिक कहती है, कभी भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन आ जाए, क्या करो, सिंपल तरीके से r इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के ऊपर डायरेक्टली आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। सर क्या मतलब, मेरा बेटा मतलब ये है, फॉर्मूले को समझो। इस फॉर्मूले में n क्या है, तुम्हारी पावर। सर और a और b क्या है, मेरा बेटा a और b तुम्हारी जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स के ऊपर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के वेरिएबल्स के ऊपर पावर आ रही है, वो है। दोबारा मेरी बात सुन लेना, इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को, इस शॉर्ट ट्रिक को समझने से पहले मेरी बात जरूर सुनिएगा। क्या कहा कि बेटा यहाँ पे आपके पास r इज इक्वल टू एन ए के अंदर a प्लस बी, ये जो आपके पास a और b है, यहाँ पे a और b आपके पास क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर आ रही है वो है, जो पावर आ रही है वो है। और n क्या है, आपकी नॉर्मल पावर। मगर मगर दूसरी बात भी सुनिएगा, ये जो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा है, ये 100% जगहों पे अप्लाई नहीं होता। अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन है जहां पे अप्लाई हो सकता हो, ऑब्वियसली आप जल्दी सॉल्यूशन के लिए आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसका एक ओरिजिनल मेथड भी होता है, हम उस मेथड को भी देख लेते हैं। मेरी यहां तक की बात अगर आपको क्लियर होती है तो बेटा हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ भाई बताओ, यहां तक की बात क्लियर है आपको, मैंने क्या बात करने की कोशिश करी है, ये बात क्लियर होती है आपको? नहीं बेटा अब्दुल मुनीम, अगर इतना आसान क्वेश्चन होता तो मैं आपको इजीली बता देता कि इजी सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, यहां तक की बात समझ में आई, मैंने क्या बात कही है? मैंने क्या कहा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के पहले क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है और एक जर्नल तरीका है। हम जर्नल तरीके को भी पढ़ेंगे, भी शॉर्ट ट्रिक को भी पढ़ेंगे। जो जर्नल तरीका है वो इसका थोड़ा लंबा होता है, मगर शॉर्ट ट्रिक इसकी इजी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपके पास? शॉर्ट ट्रिक आपके पास है कि आप सिंपल तरीके से आर की वैल्यू को फाइंड कर लो। भाई बायनोमियल थ्योरम के भी इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना आपने, इतने सारे क्वेश्चंस में आपने क्या पढ़ा है? आपने यही तो पढ़ा है कि मेरा बेटा अगर आपके पास किसी तरीके से शॉर्ट आपको आर की वैल्यू मिल जाए तो मालिक बात बन जाएगी। अगर आपको आर की वैल्यू मिल जाए तो आर की वैल्यू टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या एक्स की पावर 0 के ऊपर क्वेश्चन अगर बायनोमियल एक्सप्रेशन आ जाए तो वहां पे आर की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, एन ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। एन क्या होता है आपके पास, एक्सप्रेशन की होल पावर, जो कि एन है, यहाँ पे क्या है 10 आ गई। और ए क्या होता है और बी क्या होता है, आपके जो बायनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, इसकी इंटरनल पावर, इनकी इंडिविजुअल पावर्स। फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या होगा, एन क्या है मेरा यहाँ पे 10, ए क्या है, ए देखो मेरी ये फर्स्ट टर्म आ रही है, इसकी अपनी पावर क्या है 1, तो ये 1 है, सही है ना। ए प्लस बी, इंटरनल पावर क्या, वेरिएबल की अपनी पावर क्या है 1, तो 1, और इंटरनल पावर क्या है वेरिएबल की, एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 5। ये आर की वैल्यू क्या आ गई 5। जब आपको आर की वैल्यू मिल गई तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत इजीली हो जाएगा। आर की वैल्यू 5 मिल गई तो बचा क्या इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल तरीके से क्या करोगे, फॉर्मूला में डाल दोगे। फॉर्मूला क्या है, T5 प्लस 1, T6 आ गया आपके पास, n कॉम्बिनेशन r यानी कि 10 कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, x की पावर 10 में से 5 निकाले 5, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x और पावर में भी 5 आ जाएगा। इसको फर्दर अब सॉल्व करवा लीजिए आप, क्या हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 5। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए ना बेटा आपके पास, सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 10 कॉम्बिनेशन 5 242 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर है मेरा बेटा, 252 सॉरी, क्या हो जाएगा 252, यस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 32, 250 32 कर दोगे सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी तरीके से आर की वैल्यू मिल जाए तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों वाली कहानी है, तब तो मसला ही नहीं है। तो सर फिर मसला क्या आ रहा है, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं?
क्या मसला है फिर सर? मेरा बेटा फॉर एग्जाम्पल आपको मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूं जहां पे फॉर्मूला यूज ना हो सकता हो, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अच्छा, ये फॉर्मूला हर उस क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है जो सिंपल होगा, जो सिंपल होगा। अगर आपके पेपर में आपकी किस्मत खराब हुई और आपके पास क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा आ गया तो वहां पे इसका दूसरा मेथड भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं मेरा बेटा, बी की वैल्यू 2 नहीं होगी, ए हमारे पास होता है, दोबारा सुन लो, ए क्या है भाई, दोबारा सुन लो, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर, फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर। बी है हमारे पास सेकेंड टर्म के वेरिएबल की पावर। मैंने जो बात की, इस बात को समझो मेरा बेटा, क्या समझा क्या फिर आप लोगों ने? क्या है? पावर। तो एक्स की पावर भी 1 है, एक्स की पावर भी 1 है। क्लियर है मेरा बेटा? अब बात क्लियर है आपके पास? हाँ भाई, अब सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? जल्दी से बताओ ताकि मेन क्वेश्चन भी समझ लें, मेन फॉर्म मेन मेथड पे भी समझ लें। हाँ भाई क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक के ऊपर तो सिंपल आर की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्लियर है? हाँ भाई माइजा, है ना? मैंने क्वेश्चन को क्रॉस इसलिए कर देंगे बेटा, आगे तो सॉल्व आप कर ही सकते हो, आर की वैल्यू निकालना मतलब है ना। अब देखते हैं अगर हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई ना हो सकता हो, यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां मैं इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकता, तो मेन मेथड क्या है? मेन मेथड भी बहुत ही इजी सा है, मैं आपको इजी बना देता हूँ। देखो मेन मेथड आपसे क्या कहता है, लेट सपोज आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप कुछ भी नहीं करो, आपको सिंपल तरीके से बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला मालूम है ना बेटा? बाइनोमियल जनरल फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला? एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज पुट करवा दो, आर की जगह खाली छोड़ के। क्या कहा मैंने? अगर आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक जो हमने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली पढ़ी, फॉर एग्जांपल यूज नहीं होती। कौन से क्वेश्चंस में यूज नहीं होगी मैं भी वो भी बताऊंगा, बट अभी के लिए अपने जहन में क्या रखना है आपने कि लेट सपोज यूज नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है? आपने सिंपल तरीके से मेन मेथड पे चल जाना है। मेन मेथड क्या है आपके पास कि आप सिंपल तरीके से जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर तमाम वैल्यूज को पुट करवा दो। भाई देखो एन क्या है? 10। क्या बन जाएगा? 10 कॉम्बिनेशन आर। क्या बन जाएगा? 10 कॉम्बिनेशन आर। ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स। ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स। पावर में क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से 10 माइनस का आर। बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? बी की वैल्यू है नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय एक्स। आर का आर एज इट इज। अब आपने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है कि आपके पास एक एक्स की वैल्यू आ जाए। आपके पास इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाए? सिर्फ एक एक्स एग्जिस्ट करता हो। अभी कितने एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। कैसे करेंगे? यानी कि तमाम एक्स की वैल्यूज को एक जगह पे असेंबल कर दिया जाए। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 कॉम्बिनेशन आर। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो बेटा ये पावर एक्स पे चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 10 माइनस आर। यहां पे भी क्या हो जाएगा? ये आर इस माइनस के 2 पे भी चला जाएगा और ये r नीचे वाले x पे भी चला जाएगा। ये x की पावर r जो नीचे मौजूद है, इसको अगर मैं नीचे से ऊपर भेजूं, बेटा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज नीचे से अगर ऊपर आती है उसकी पावर में साइन क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाएगा? 10 कॉम्बिनेशन r इक्वल टू x की पावर 10 माइनस का r। ये x की पावर r जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x की पावर नेगेटिव r, और पावर में क्या है? -2 की पावर r एज इट इज। भाई देखो, अब मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस एंड द पावर ऑलवेज ऐड। तो ये x 2 दफा आ रहा है, एक ही बार लिख दूंगा तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड। तो ये क्या बन जाएगा? 10 माइनस का 2r, और यहाँ ब्रैकेट में क्या मौजूद है? माइनस का 2 की पावर r। आपने यहां तक का काम हर उस क्वेश्चन में करना होगा जो आपके पास वेरिएबल की पावर वाला आ रहा हो और जिसके अंदर आपको कोई पावर के ऊपर फाइंडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन था। इसका मेन मेथड क्या है कि आपने मेन फॉर्मूले के अंदर अपनी तमाम की तमाम वैल्यूज को एज इट इज पुट कर देना है, और फिर आपने क्या करना है? आपने अपनी एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक एक्स के वेरिएबल को लेकर आना है, यानी कि जो भी वेरिएबल जिसके ऊपर भी जिसकी पावर निकालना चाहते हो, आपने उसको खाली एक एप्लीकेशन पे लेकर आना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अंदर जब हमने चीजों को पुट करवाया, हमारे पास 2 एक्स आ रहे थे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करवा के एक एक्स की फॉर्म में ले आए। जब मैं एक एक्स की फॉर्म में ले आया तो भाई ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया एक्स की पावर 10 माइनस का 2r। अब अपने क्वेश्चन को देखो, तुम्हें बनाना क्या है? तुम्हें ऐसा बाइनोमियल एक्सप्रेशन चाहिए जिसके अंदर x की पावर क्या हो? 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है? x की पावर 0। हमने जब इस क्वेश्चन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन में डाला, डालने पे मुझे x की वैल्यू क्या मिली? 10 माइनस का 2r। वाइल क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है कि तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पावर 0 होनी चाहिए। देखो, हमने जब इसी क्वेश्चन को जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन में डाला तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x की पावर 10 माइनस का 2r। वाइल क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है उसको इसके साथ इक्वेट करवा दूंगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पावर 0 आनी चाहिए थी, यहाँ पे नहीं आई तो मैंने दोनों को आपस में इक्वेट करवा दिया। इक्वेट करवाने पे क्या होगा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वल टू के आमने सामने जब भी बेसिस सेम होती हैं तो बेटा पावर्स को इक्वेट करवा देते हैं। क्या बन जाएगा, 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, माइनस के 2r को वहां सेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2r, और r इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बन जाएगी, r की वैल्यू सिंपल तरीके से 5 बन जाएगी। इस तरीके से देखो बेटा आपके r की वैल्यू भी 5 ही आ रही है। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है, वेरी गुड मेरा बच्चा, कंपेयरिंग में 0 करेंगे एग्जैक्टली। हमारे r की वैल्यू भी क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो याद रखो हमारी शॉर्ट ट्रिक से भी r की वैल्यू 5 ही आई थी, मगर चूंकि वो शॉर्ट ट्रिक यूनिवर्सल नहीं होती, कहीं ना कहीं वो फेल हो सकती है, इसलिए हमेशा मेन मेथड भी पढ़ाता हूं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर। क्लियर है मेरा बेटा। अब इस r की वैल्यू को उठा के ऑब्वियसली एक्सप्रेशन में डाल दो, tr+1 वापस से बल्कि यहीं पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से 10 कॉम्बिनेशन 5 x की पावर r की जगह जब 5 डालोगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 0 माइनस के 2 की पावर भी 5 हो जाएगी, तो 10 कॉम्बिनेशन 5 क्या हो जाएगा, 252 इंटू नेगेटिव का 32, इनको सॉल्व करवा लीजिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा जो कि 8000 समथिंग आ रहा होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन क्लियर है, बात को समझ पाए हो या नहीं पाए जल्दी से मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं कि बेटा कभी भी आपके पास पावर वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाए बायनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर, करने के दो तरीके, एक तो मेरा शॉर्ट ट्रिक होगी, शॉर्ट ट्रिक फेल होने के चांसेस होते हैं कुछ जगहों पे अप्लाई ना होने के, इसलिए आपको ये मेन मेथड भी आना चाहिए, और मेन मेथड कोई मुश्किल नहीं है, आपने सिंपल तरीके से क्वेश्चन की वैल्यूज को डाल के अपने क्वेश्चन में डाला और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल की फॉर्म में लिया है, ताकि मैं उसको ओरिजिनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से कंपेयर करवा सकूं कि भाई मैंने जब क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी चीजें डाली तो मेरे पास एक्स की वैल्यू ये आई, जबकि तुम जो मुझसे रिक्वायरमेंट दे रहे हो वो ये वाली पावर दे रहे हो, हम दोनों को कंपेयर करवा के वहां से फिर आर की वैल्यू को, अपनी डिजायर वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात। बेटा मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा, शॉर्ट ट्रिक किस टाइप के क्वेश्चन को भी नहीं लगती, मैं इसको बताऊंगा भी, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। क्लियर है, क्लियर है, सबको सबको क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बल्कि नहीं एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देख ले पहले, एक मिनट, एक गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक और क्वेश्चन देखूं पहले। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का एक और क्वेश्चन, जल्दी से अभी ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, मुझे करके बताइए। फॉर एग्जाम्पल x+1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होल पावर में क्या आ जाए, 9 आ जाए, बताओ भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से। तो मेन मेथड से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है मुझे, मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाई है, मगर मैं मेन मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए दूंगा बेटा, ताकि अगर तुम में से कोई बच्चा भी मेन मेथड से करना चाहे तो उसके लिए हौसला शिकनी ना हो। सही है ना भाई, क्या हो जाएगा, 9 कम्बिनेशन आर का आर, ए क्या है तुम्हारा एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा 9 में से आर, नीचे क्या आ जाएगा इधर बी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर। क्या कहा मैंने कि तमाम की तमाम वैल्यूज को सिंपल फॉर्मूले में डालने के बाद एक एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 9 कॉम्बिनेशन आर एज इट इज एक्स की पावर 9 माइनस आर। भाई देखो ये आर ऊपर पावर में आ रहा है, ये ऊपर ये जो आर है ये 1 पे भी जाएगा जाहिर सी बात है, और एक्स की पावर 2 आर पे भी जाएगा, तो ये एक्स क्या बन जाएगा 1 की पावर आर और एक्स की पावर 2 आर, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 9 कॉम्बिनेशन आर एक्स की पावर 9 माइनस का आर इंटू एक्स की पावर नेगेटिव का 2 आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल 1 की पावर आर। अच्छा भाई आगे क्या हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन आर इंटू एक्स की पावर 9 का 9 क्या हो जाएगा आगे माइनस 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 का 3r, क्या हो जाएगा मेरा बेटा माइनस का 3r, और 1 के ऊपर कोई पावर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल तरीके से मेरे पास अब एक x की फॉर्म में आ गया तो इसको कन्वर्ट करवा देंगे, क्या बन जाएगा x की पावर 9 माइनस 3r को किससे कन्वर्ट करवाऊंगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का क्वेश्चन है, यानी कि x की पावर 0 से, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, नेगेटिव का 3r जब वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव का 3r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 9, तो r की वैल्यू क्या आ गई 3, इसको फर्दर उठा के जब क्वेश्चन में डाल दोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई वो तमाम शागिर्द, वो हमारे तमाम 1.5 होशियार स्टूडेंट जो मेरी शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके बैठ गए थे, आपको भी मेरी तरफ से बेटा सलाम। क्या क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, r इज इक्वल टू na डिवाइडेड बाय a प्लस b, अगर मेन मेथड से नहीं करना है तो इससे भी कर सकते हो, क्या हो जाएगी n की वैल्यू क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में 9, a क्या होता है, a होता है आपके फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ गई,
बी क्या होता है आपके पास, अगेन ए प्लस बी, तो ए क्या आ रहा है आपके पास फर्स्ट टर्म के वेरिएबल की पावर, और बी क्या आ रहा है आपके पास सेकंड टर्म के वेरिएबल की पावर, इट इज 2। क्या बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। तो यहां से भी जो आर की वैल्यू आई वो क्या आई, 3 आई। बट ऑब्वियसली ये वाला काम जरा जल्दी सॉल्व हो गया, तो हमारे पास यहां से भी आर की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे भाई, अब सिंपल तरीके से उठा के इसको सॉल्व करवा दो, फॉर्मुले में डाल दो और सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाई, डायरेक्टली यहीं पे डाल देते हैं। क्या बन जाएगा भैया, 9 कॉम्बिनेशन 3 और x की पावर 0। तो आपके पास क्या बन गया, सिंपल तरीके से 9 कॉम्बिनेशन 3। 9 कॉम्बिनेशन 3 क्या होता है भाई, इसको फर्दर एक्सपेंड करवाओगे तो 6 अल्लाह वाला करे 84, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 84 आ जाएगा आपका पर्टिकुलर आंसर, है ना भाई, यही आ रहा है। वेरी गुड, क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, कोई मसले की बात। देखो मैंने दोनों मेथड से करवा दिया ताकि कोई किसी बच्चे ने किसी भी उससे किया हो तो आपके लिए मसला ना हो। अच्छा, अब जहन में बात आती है सर किन तरह के क्वेश्चंस के अंदर ये फेल हो जाती है। यार देखो इसके लिए एक तरीकेकार ये था कि बेसिकली जब मैं प्रैक्टिस मटेरियल बना रहा था तो मैंने इस शॉर्ट ट्रिक को कई चीजों पे अप्लाई करने की कोशिश करी थी। 99.99% क्वेश्चंस को इसने इजीली क्लियर कर लिया था शॉर्ट ट्रिक ने। एक से दो जगह फंस गई थी और ये वहां से नहीं निकल सकी। वहां से फिर आपको मेन मेथड के ऊपर ही जाना पड़ा मुझे। यानी कि ये उन मेन जो क्वेश्चंस थे ना उन क्वेश्चंस को तरीके से सॉल्व नहीं करवा सकी थी। तो आपने इस चीज को अपने जहन में रखना है। मतलब ये वाली जो शॉर्ट ट्रिक थी ये वहां पे फंस जाती है। तो आपने इसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेरिएबल्स को इस तरीके का वेरिएबल दे दूं, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ए क्यूब वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह की अगर मैं कुछ एक्सप्रेशन बना दूं तो उसके ऊपर ये कुछ फंस रही थी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इशू क्या हुआ था, बट मुझे आज भी याद है कि इसके अंदर मसला हुआ था। तो दैट वाज द मेन रीजन कि मैंने फिर अवॉइड किया कि यार मैं इस बच्चे को अगर ये चीज बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, ये लिटरली बहुत मजे की शॉर्ट ट्रिक है, 2 सेकंड में आपको आर की वैल्यू दे देती है। बट मैं बच्चे को मेन मेथड भी सिखाता हूँ कि यार देखो अगर ये 2 सेकंड में दे रही है तो ये 4 सेकंड में दे रही है, मगर तुम्हें आंसर की गारंटी दे रही है ये आंसर की गारंटी नहीं दे रही। मैं दोनों चीजें आपको इसीलिए बता भी देता हूँ। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसले की बात, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है ना। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन दी एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस एक्स की पावर 7। बस बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं हो रहा। क्या कहता है, द एक्सप्रेशन इन दी एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस एक्स की पावर 7 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज डैश। भाई देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, क्या पर्टिकुलर टेक्निक होगी आपकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, आप हमेशा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद आपने फैसला ये करना है कि क्वेश्चन चाहता क्या है। भाई फॉर एग्जाम्पल ये केस नंबर 3 का तो क्वेश्चन आ रहा है, मगर यहाँ पे एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर अब 0 नहीं मांगी हुई, तो यहाँ पे आप पुरानी वाली शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं कर सकते। ये वाली शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे इनवैलिड है। क्या कहा मैंने आपको, इस क्वेश्चन में आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहा हुआ है। मैंने वो शॉर्ट ट्रिक जो आपको सिखाई है खाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या वाई या जेड या जो भी आपका वेरिएबल होगा उसके लिए, यानी कि पावर 0 के लिए। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक पावर के ऊपर कभी बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ जाए, बायनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ जाए, तब हम क्या करते हैं मेरा बेटा, हम सिंपल सा एक काम करते हैं। और वो सिंपल सा जो काम है ना बड़ा मजे का काम है। वो काम ये है कि आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसकी एक अलग शॉर्ट ट्रिक देख लो। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स, रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इनर पावर ऑफ एक्स। क्या कहा, अगर कभी भी आपके पास, अगर कभी भी आपके पास क्या आ रहा हो, अगर कभी भी आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको अपने पर्टिकुलर वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक पावर के ऊपर एक्सप्रेशन निकालना है, किसी भी रिक्वायर्ड पावर पे एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये करते हैं, आर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय इनर पावर ऑफ एक्स। अगेन मेरा बेटा ये एक शॉर्ट ट्रिक है और ये शॉर्ट ट्रिक 100 जगहों पे यूज नहीं कर सकते, 100% जगहों के ऊपर। मैं मेन मेथड से भी करना सिखा दूंगा, मेन मेथड जब हम लोगों ने सीख लिया है वो मेन मेथड जो आपने सीखा है ना यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। भाई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे डिफरेंट होती है। भाई वो वाली शॉर्ट ट्रिक अब यूज करनी है जो पहले भी हमने पढ़ी, वो हम यूज करेंगे अगर मेरे पास क्वेश्चन हो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का या एक्स की पावर 0 का या वेरिएबल की पावर 0 का। वाइल अगर वेरिएबल की स्पेसिफिक पावर पे क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब या कोफिशिएंट ऑफ वाई की पावर -17 या कोफिशिएंट ऑफ वाई की पावर -20 या कोफिशिएंट ऑफ वाई की पावर समथिंग या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 50 या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8, यानी कि स्पेसिफिक डिफाइंड कर दिया मुझे कि भैया इस पर्टिकुलर पावर के ऊपर वेरिएबल
की, आप एक्सप्रेशन अप्लाई करो, उस सूरत में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होती है। अगेन ये भी 100% जगह तो नहीं, बट 99% जगहों पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाती है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? R इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय इनर पावर ऑफ x। सिंपल तरीके से ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या आ जाएगा इनर पावर। इनर पावर यानी कि जो आपके पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ रही है, इसके अंदर जो आपका वेरिएबल होगा उसकी इनर पावर क्या है। इस केस में उसकी इनर पावर क्या है 1, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा सिंपल 3। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ गई 3। और इन क्वेश्चंस के अंदर बेटा R की वैल्यू ही पता लगाना मेन चीज है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई मसले की बात नहीं है। आपको अगर R की वैल्यू पता चल गई तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना भी, हमने इतने सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब तो मेरे ख्याल में आपके लिए हलवा है। क्लियर है मेरा बच्चा? बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई ना हो सके। अगेन ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है, 99% जगहों पे अप्लाई हो जाएगी। लेट सपोज कुछ जगह ऐसी हो जहां पे नहीं हो सकती, तो बेटा मेन मेथड भी आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल तरीके से मेन मेथड में क्या करना है आपने, जो मेन फॉर्मूला है आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, क्या फॉर्मूला है? टी आर प्लस वन एन कॉम्बिनेशन आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। उसके अंदर तमाम वैल्यू उठाकर डाल दो, क्या बन जाएगा? टी आर प्लस वन 7 कॉम्बिनेशन आर। ए क्या है आपके पास? सिंपल तरीके से ए क्या है 3, पावर में क्या आ जाएगा 7 माइनस आर। बी क्या है आपके पास? x, पावर में क्या आ जाएगा आपके पास r। अब इत्तेफाक की बात कह लो या हमारी किस्मत कह लो या हमारा एक क्वेश्चन कह लो, किसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली एक ही x आ रहा है। तो भाई जब आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवा के एक x के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, एक x के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, तब आप क्या करोगे? तब आप सिंपल तरीके से कंपेयर करवाते हो। जिस तरह हमने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में पढ़ा था बेटा, दोनों में मेथड सेम ही है, आप कंपेयर करवाते हो। आपको जिस टर्म के बारे में भी कहा है उससे आप कंपेयरिंग करवा दोगे, कंपेयर ऑफ एक्स कह लो या कंपेयरिंग कह लो, क्या करवाओगे? सिंपल तरीके से कंपेयरिंग करवा दोगे इसकी। अब देखो क्वेश्चन ने मुझसे कौन सा एक्स मांगा हुआ है, क्वेश्चन ने मुझसे क्या मांगा हुआ है? क्वेश्चन में जो मुझे एक्स कहा हुआ है कि आंसर में आना चाहिए वो है एक्स क्यूब। वो क्या है? एक्स क्यूब। भाई जब मैंने अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाया, सिंप्लीफाई करवाया और एक एक्स में कन्वर्ट करा, मेरे पास क्या आ गया? एक्स की पावर आर। तो भाई इक्वल टू के आमने सामने जब कभी बेसिस सेम होती हैं तो आप पावर्स को आपस में इक्वेट करवा लेते हो। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल तरीके से 3 आ जाएगी, क्योंकि यहां से भी वही आ रही थी। कहने का मकसद क्या है कि आपको मेन मेथड भी आना चाहिए। फॉर गॉड सेक बेटा मैं एक चीज को बड़ी मेहनत कर रहा हूं बेटा, मैं चाहता तो दूसरे टीचर्स की तरह आपको सिर्फ एक कोई मेथड पढ़ाता और निकल जाता, बट मैंने आपकी आसानी का ख्याल करते हुए आपको शॉर्ट मेथड भी सिखाया और आपको नॉर्मल जो मेथड होता है वो भी सिखा दिया कि भाई जहां तुम्हें आसानी लगे तुम उसको फॉलो करो। मेरे नजदीक लॉन्ग मेथड को फॉलो करना ज्यादा ईजी और ज्यादा मजे का काम है, क्योंकि इसके अंदर आपको कंफर्मेशन होती है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बट अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक भी चूंकि मैंने ही पढ़ाई है और आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपका क्वेश्चन सही है। फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्ट ट्रिक कहां फेल हो जाएगी? लेट सपोज अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 3x स्क्वायर प्लस का 1/x होल पावर में 7। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक्स स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ। अब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगी, उस तरीके से काम नहीं कर रही होगी। आप चेक कर लीजिएगा, मेरा जहां तक ख्याल है फेल हो जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा? तो आपको इसलिए इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करोगे? मेन फॉर्मूले के ऊपर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं, तो फिर वो आप मेन फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहे हो। तो यानी कि अगर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूं इस जुमले के ऊपर कि बेटा केस नंबर 1 जो हमने पढ़ा वो तो बिल्कुल हलवा था, उसके अंदर हमने कुछ भी खास नहीं पढ़ा, सिंपल तरीके से तमाम चीजें गिवन थी, खाली फॉर्मूले को यूज करना सीखा। केस नंबर 2 में क्या पढ़ा? मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट क्या है? n डिवाइडेड बाय 2, जो भी पावर गिवन हो 2 से डिवाइड करवा दो। अगर तुम्हारे पास इवन पावर है तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास खाली एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर तुम्हारे पास ऑड पावर है तो फॉर्मूला भी 2 दफा अप्लाई होंगे, आर की वैल्यू भी 2 निकलेगी और फिर तुम्हारे पास आंसर्स भी 2 आएंगे। केस नंबर 3 सबसे मजे का था। इसके अंदर अगर तुम गौर करो, तमाम बातों का लब्बे लुबाब बयान कर देता हूं कि भाई केस नंबर 3 के अंदर ये वाला मेथड पढ़ाना मेरा मेन मकसद था। ये वाला मेथड कौन सा? यानी कि जो ओरिजिनल मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, उसके ऊपर तुम कोई भी पर्टिकुलर ये कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। केस नंबर 3 था क्या हमारे पास कि अगर तुम्हें ना आर दिया जाए, ना तुम्हें जनरल टर्म बताई जाए और ना ही तुम्हें यह बताया जाए कि मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है या नहीं करना, यानी कि तुम्हें ये कहा ही नहीं जाएगा मिडिल टर्म अप्लाई करना है, तो फिर तुम अगर फिर तुमसे कहा जाता है कि भाई एक्स की स्पेसिफिक पावर पे सॉल्विंग करो, या तुमसे कहा जाता है कि तुम्हारा जो आंसर हो उसके अंदर एक्स की कोई डिजायर्ड पावर तुम्हें दे दी जाए, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 17, वाई की पावर 8, एक्स वाई जी, यानी कि कोई भी तुम्हें वैल्यू दे दी जाए कि भैया इस पावर के ऊपर सॉल्व करो, यानी कि रिक्वायर्ड पावर का क्वेश्चन आ जाए, यानी कि रिक्वायर्ड पावर का केस आ जाए। करने का तरीका क्या? ओरिजिनल मेथड आपसे क्या कहता है? सिंपल तरीके से पूरी एक्सप्रेशन को उठा के मेन फॉर्मूले में डाल दो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो एक वेरिएबल की फॉर्म में। जब एक वेरिएबल की फॉर्म में आ
जाए, जब एक वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो उस वेरिएबल और उसकी पावर को कंपेयर करवा दो। क्वेश्चन में जो भी तुमसे वेरिएबल की फॉर्म रिक्वायर्ड की हुई हो उसके साथ उनकी पावर्स को आपस में इक्वेट करवाओगे, डायरेक्टली तुम्हारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये ओरिजिनल मेथड ही बहुत इजी, कोई मसले की बात नहीं है। और मैंने साथ साथ इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ा दी। अगेन ये शॉर्ट ट्रिक 99.999% जगह अप्लाई होती है। बहुत से टीचर्स इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ही पढ़ाते हैं, वो मेन मेथड नहीं सिखाते। मैंने दोनों चीजें सिखाई कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे जहां पे सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। आपके पेपर में ज्यादातर चांसेस यही है कि आपकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा, बट अगर नहीं होता तो आपको एटलीस्ट बैकअप के ऊपर मेन फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। अब आप एक क्वेश्चन लिखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा दफा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर? आपसे आपसे कहा जाता है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ, लिखिएगा क्वेश्चन लिखें, इफ द कोफिशिएंट ऑफ, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 2r plus fourth term, if the coefficient of 2r plus 4th, if the coefficient of 2r plus 4th and r minus 2th, if the coefficient of, if the coefficient of 2r plus 4th and r minus 2th term, and r minus 2th term in the expansion of, in the expansion of, in the expansion of 1 plus x की पावर 18, 1 plus x की पावर 18 r equal, दोबारा सुन लीजिए, if the coefficient of 2r plus 4th and r minus 2th term in the expansion of 1 plus x की power 18 are equal, then small r is equal to, then this particular r is equal to, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जल्दी से क्वेश्चन को पहले 1 मिनट तक समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपको क्वेश्चन में जो भी समझ आ रहा है पहले उसका डेटा बनाओ। देखो बेटा, अब आप जितने भी चैप्टर मुझसे पढ़ चुके हो, आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न आना चाहिए। ये क्वेश्चन नस साइड के ऊपर बेटा बेतहाशा पूछा जा चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहला काम क्या करना है, एनालाइज करो। देखो मेरे पास 10-15 सेकंड का जो टाइम होता है, उसमें क्वेश्चन पढ़ के जो डेटा समझ में आ रहा है, एटलीस्ट मैंने वो डेटा तो आप बनाए, और फिर देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जल्दी से शाबाश। हाँ भाई, क्वेश्चन को आपने समझने की कोशिश करी, मुझे मालूम है क्वेश्चन सर के ऊपर से गया होगा, मुझे 100% आइडिया। बट देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, आप एटलीस्ट 2 काम तो कर सकते हो ना। मुझे कुछ भी समझना है, मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे टीएच टर्म गिवन है, टीएच टर्म गिवन है, टीएच टर्म, हिंट ही हिंट है बेटा, क्वेश्चन में हिंट ही हिंट गिवन है, करना क्या है। देखो मेरा बेटा, हमने बायनोमियल थ्योरम आज की क्लास में डिस्कस करा, उसकी बेसिक्स क्या है बायनोमियल थ्योरम की। हम जानते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जब हम टर्म की बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में टर्म का जिक्र आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम किसके ऊपर जाएंगे बेटा, हम जाएंगे जनरल टर्म के ऊपर। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर एन माइनस आर एंड देन बी की पावर आर। एंड नाउ आई बिलीव आपको इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा ये r प्लस 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है। ये r प्लस 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है टर्म नंबर, चूंकि आपकी बायनोमियल थ्योरम में टर्म हमेशा एक ज्यादा चल रही होती है। आई होप ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो रही होंगी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बड़े मजे की बात कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारे पास एक टर्म आ रही है, देखो ये टर्म दे रही है, तुम्हें टर्म दे रहा है, क्या टर्म दे रहा है, 2r प्लस 4th th टर्म, और एक टर्म दे रहा है r माइनस 2th टर्म। अगर मैं इसको इस जनरल फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई, सिंपल तरीके से। देखो टर्म गिवन है ना, टीएच टर्म, मैंने ये बात आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बताई थी कि भाई टीएच का मतलब क्या है, टर्म, आपको जनरल टर्म गिवन है। तो भाई मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2r, मुझे क्या गिवन है, +4, मुझे पता है कि मेरी जनरल टर्म बनती कैसे है, टी आर प्लस 1 से, तो ये +1 लिखना जरूरी होता है। तो क्या करूंगा, इस जो टर्म की वैल्यू मुझे गिवन है उसमें से एक 1 ब्रेक कर दूंगा, कैसे, t2r प्लस 3 प्लस 1। सर ये क्या काम कर दिया आपने, मेरा बेटा देखो हमारे पास जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1। ये जो 1 होता है, ये 1 किसके लिए होता है भाई, ये 1 हमारे पास इसीलिए होता है ना कि जो आपकी पर्टिकुलर आपकी रिक्वायर्ड टर्म माइनस में कर रहे होते हैं, तो एक ज्यादा हमारी टर्म हो रही होती है। तो भाई अगर मुझे टर्म की वैल्यू इतनी गिवन है, तो उसके लिए पहले इसको एक ब्रेक करूंगा जाके जनरल फॉर्मूले में लेके आ सकूं, तो t2r प्लस 3 और ये प्लस का 1, ताकि जो 1 हमारा फॉर्मूले का होता है उसके लिए।
आगे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करवाते हैं, n कॉम्बिनेशन r की फॉर्म में एक्सपेंड करवाते हैं, हम सबको ये बात मालूम है। क्वेश्चन मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दे रहा है, मुझे क्वेश्चन में बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स की पावर 18, यानी कि मेरा n क्या है, मेरा n क्वेश्चन में गिवन है 18, a क्या गिवन है मुझे 1, b क्या गिवन है क्वेश्चन में मुझे x। अगर मैं इस जनरल टर्म के रिस्पेक्ट से इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करवाना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 18 का 18 कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, और ये वाली जो चीज है बेटा, ये वाली चीज क्या होती है, हमारी आर होती है। भाई अगर किसी भी आप में से बच्चे को इस बात में मसला आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं मेरा बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं, नस्ब में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो बेटा इसलिए पूछा गया कि बच्चे के 14 तबक रोशन कर दिए जाएं। भाई देखो जनरल टर्म क्या होती है तुम्हारी टी आर प्लस 1, तो मुझे जो मेरी टर्म गिवन है जनरल, मैंने उसको ब्रेक कर दिया ना, क्यों ब्रेक करा, ताकि आर वाली वैल्यू सेपरेट हो जाए और सिंपल जो 1 होता है वो सेपरेट हो जाए, तो उसको ब्रेक कर दिया +4 को 3 और 1 में, तो ये वाली जो टर्म आ गई ये मेरी आर आ गया, और ये क्या है, सिंपल 1 है जो जनरल टर्म का 1 होता है हमारे पास। अब ये क्या बन गया, अब चूंकि ये जनरल टर्म किसकी गिवन है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की, तो भाई सिंपल तरीके जनरल टर्म का फॉर्मूला ओपन करवा दिया, 18 कॉम्बिनेशन क्या होता है आर, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 2r, आर की वैल्यू क्या है 2r प्लस का 3। आगे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, अच्छा आगे लिखने की नीड नहीं है, आगे की जरूरत नहीं है हमें, क्यों भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा a की पावर 1 और सिंपल तरीके से x की पावर क्या हो जाएगा 18 में से 2r प्लस 3 माइनस का, ऐसे ही होगा ना मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा आगे चलते हैं, अगर मैं इस वाली पर्टिकुलर टर्म को ओपन करवाऊं, इस वाले पर्टिकुलर क्या करवाऊं, इस वाली पर्टिकुलर जनरल टर्म को ओपन करवाऊं, कैसे ओपन करवाऊंगा, अगेन जरा गौर से देखिएगा कि भाई ये r माइनस 2th टर्म लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको भी जनरल टर्म के फॉर्मूले में लेके जाऊं तो कैसे लिख दूंगा, r प्लस माइनस का 3 प्लस का 1, ऐसे लिखेंगे बेटा। माइनस की 2 का मतलब क्या, बचपन में वाली मैथ्स हमने पढ़ी है कि -2 किसके बराबर होगा, -3 + 1 के बराबर होगा। चूंकि मुझे क्या चाहिए, अपनी जनरल टर्म का +1 बनाना है, अब जाहिर सी बात है -1 तो नहीं कर सकता ना यहाँ पे -2 बनाने के लिए, क्योंकि +1 होता है हमारे पास, तो हमने क्या करा, इसके गेम कर दिया, क्या गेम कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, t इंटू r माइनस 3 +1 कर दिया, ताकि -2 एज इट इज रहे, और इसको +1 में इसलिए कन्वर्ट करा ताकि ये टर्म भी फॉर्म हो जाए। अब इसको कंपेयर करवा देंगे किसके साथ, tr + 1 के साथ, तो भाई r की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, r की वैल्यू आ जाएगी r माइनस 3, अगेन इसको मैं एक्सपेंड करवा दूंगा, कैसे एक्सपेंड करवाऊंगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीके, कोई मुश्किल की बात नहीं है, कैसे एक्सपेंड करवाएंगे भाई, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, n की वैल्यू क्या है, अगेन 18 कॉम्बिनेशन, r की वैल्यू क्या है, सिंपल r माइनस का 3, क्या है भैया r माइनस 3। आगे क्यों नहीं एक्सपेंड करवा रहे बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि सिंपल तरीके जनरल टर्म्स को आपने इक्वल टू के बराबर लेना है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन गौर से पढ़ा आपने, क्वेश्चन कहता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ दी, क्या कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ दी, आपको क्वेश्चन में खाली कोफिशिएंट का काम है, आपको क्वेश्चन में वेरिएबल का काम ही नहीं है, इसलिए हम लोग वेरिएबल्स को ओपन नहीं कर रहे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोफिशिएंट, तो हमने सिंपल यहां से भी कोफिशिएंट वाली टर्म बना दी, कोफिशिएंट वाली टर्म यहां से भी बना दी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों कोफिशिएंट वाली टर्म्स आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि 18 कॉम्बिनेशन 2r + 3 किसके बराबर है, 18 कॉम्बिनेशन r माइनस 3 के। तो भाई अभी जो इतनी देर लगा के प्रॉपर्टी समझी है, उस प्रॉपर्टी को सिंपल तरीके से अप्लाई करना है मेरा बेटा। क्या दोनों के एंड्स एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तो नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, सिंपल तरीके से n इज इक्वल टू r1 + r2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, n इज इक्वल टू r1 + r2, यानी कि कभी भी दो कॉम्बिनेशन अगर इक्वल टू के आमने सामने आ जाएं और उनके n भी बराबर हो, तो सिंपल तरीके से n किसके बराबर आ जाता है, दोनों के पर्टिकुलर n टर्म्स की सम के, क्या बन जाएगा, 18 इज इक्वल टू 2r + 3 प्लस का r माइनस का 3, तो +3 - 3 कैंसिल आउट, सिंपल तरीके से क्या बच गया आपके पास यहाँ पे r - 3 सही है, क्या बन गया भैया, सिंपल तरीके से +3 - 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो गया, 18 इज इक्वल टू 2r + r किसके बराबर आ जाएगा, 3r के, 3 1 3, 3 6 18, तो फाइनली r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 6 आ जाएगी। क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी मसला है मेरा बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स का एक क्वेश्चन है खाली। क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है आपसे, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपके पास एक टर्म गिवन है 2r + 4th टर्म, एक टर्म गिवन है r माइनस का 2th टर्म, आपसे कह रहा है कि भाई ये दोनों की दोनों टर्म्स बराबर हैं, ये दोनों की दोनों टर्म्स एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, और किसके बराबर है, एक ऐसी एक्सपेंशन की जिसकी वैल्यू उसने आपको दे दी 1 + x की पावर 18। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले समझो, क्वेश्चन में तुम्हें th टर्म गिवन है, th टर्म का मतलब क्या है कि जनरल टर्म के ऊपर एक्सपेंड करवाओगे, कैसे एक्सपेंड करवाओगे भाई, एक्सपेंड करवाने के लिए मैंने इतना तोड़ तोड़ के बता दिया, मेरे ख्याल में अब किसी नर्सरी क्लास के बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी कि भाई आपको क्वेश्चन में हलवा पका के नहीं दिया, वो हलवा पकाना है,
यानी कि आपको पता है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला टी आर प्लस वन। तो भाई इस टर्म को पहले ब्रेक करोगे आर और वन की फॉर्म में। कैसे ब्रेक करूंगा भाई, जिसका कांस्टेंट पार्ट है उसके अंदर एक वन निकाल दूंगा, क्योंकि वो एक वन तो जो होता है वो जनरल टर्म का होता है ना भाई। तो क्या बन गई मेरे पास, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r प्लस 3, प्लस का वन, ये फॉर्मूले का इट इज। तो इसको हमने एक्सपेंड करवा दिया इसके फॉर्मूले के ऊपर, जनरल फॉर्मूले के ऊपर। सर आगे क्यों नहीं सॉल्व करवाया, क्योंकि मेरा बेटा क्वेश्चन में खाली कोफिशिएंट का कहा हुआ है, कोफिशिएंट का कहा हुआ है, तो भाई वेरिएबल्स को क्यों सॉल्व करवा के अपनी जिंदगी को आसान बनाए। कोफिशिएंट कहा तो खाली कोफिशिएंट काम कर दिया, तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सेम गोस फॉर यहाँ पे इसको ऐसे ओपन करा। अब आप सोच रहे हो सर ये r माइनस टू था, आपने माइनस थ्री प्लस वन पे कैसे ओपन करा। भाई देखो मुझे प्लस वन चाहिए भाई, तो माइनस टू को कैसे ब्रेक करूं कि प्लस वन आ जाए। माइनस टू को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस टू भी डिस्टर्ब ना हो और प्लस वन भी आ जाए। तो भाई बचपन में बात पड़ी थी कि माइनस थ्री प्लस वन कर दोगे तो आपके किसके बराबर आएगा, माइनस टू के बराबर होगा। तो इस माइनस टू की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस थ्री प्लस वन, ताकि ये बाहर वाला प्लस वन भी मिल जाए फॉर्मूले का और ये अंदर वाली टर्म भी सेटिस्फाई हो जाए हमारी। सिंपल तरीके से यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गया, माइनस थ्री। अगेन फॉर्मूले को एक्सपेंड करवा दिया कोफिशिएंट के ऊपर, तो क्या बन गया 18 कॉम्बिनेशन आर माइनस थ्री। अब दोनों, चूंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि इस ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट आपस में क्या है, बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर थे, तो सिंपल तरीके दोनों को आपस में बराबर रखा और फाइनली अपनी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन को यूज करा और क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब बताइए क्वेश्चन क्लियर होता है, कोई मसले की बात क्लियर है मेरा बेटा। यहाँ पे हम आज के लेक्चर को एंड कर सकते हैं। बेटा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्रैक्टिस लाजमी करें। बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ टीचर, आपके लिए सबसे ज्यादा जो फखरिया मुकाम होता है वो उस वक्त होता है जब आपके स्टूडेंट्स आपको अपनी अचीवमेंट शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट जब आके मुझसे मेरी अचीवमेंट शेयर करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, कि सर मैं इधर नस्ट में बैठा हूँ, सर आईबी में बैठा हूँ, सर एनईटी में बैठा हूँ, सर यूईटी में बैठा हूँ, या एक्स वाई जी, तो ऑब्वियसली एज अ टीचर वो मोमेंट बड़ा प्राउड होता है। हम प्राउड करते हैं उस मोमेंट को, क्योंकि बेटा उतनी जो मेहनत करी होती है ना, ऐसा लगता है कि शायद उसका फल मिल गया आपको। कहने का, आपको बताने का मकसद ये है कि भाई वो तमाम बच्चे भी आप ही के जैसे बच्चे होते हैं, बट वो बच्चे सिर्फ एक काम लाजमी करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस। आपने भी प्रैक्टिस करनी है बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। अगर आप ये सोचते हो कि यार मैंने एक क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिया, अब तो शायद मैं भूलूंगा ही से, बेटा सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। कोशिश करें वीकली रिवाइज करें, वीकली रिवाइज नहीं कर सकते एटलीस्ट मंथली तो कम से कम सारा काम जब तक हो चुका है वो लाजमी रिवाइज करें। एप्टीट्यूड के अंदर हमेशा एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, फॉर्मूलाज भी और रिवीजन भी। कोशिश करें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, स्पेशली जिन क्वेश्चंस में आपको इशू आता है उन क्वेश्चंस को तो और ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करें। क्लियर है बेटा। ये जो क्वेश्चन है लेंदी, देखो बेटा मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपके पास अगर नस्ट का पेपर है तो बेटा नस्ट के पेपर में आपके 80 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। अब आप हर एमसीक्यूज को, मैथ्स के एमसीक्यूज को इतना टाइम नहीं दे सकते, तो भाई कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो जल्दी सॉल्व होंगे। सेम गोस फॉर एनईटी के 25 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। अब आपके पास जो 25 एमसीक्यूज आ रहे हैं भाई उनमें से कुछ लेंदी भी होंगे फॉर गॉड सेक। अब हर एमसीक्यूज को 5 मिनट नहीं दे सकते, आप 3 मिनट भी नहीं दे सकते एमसीक्यूज को। तो कुछ एमसीक्यूज आपसे जल्दी सॉल्व होंगे जिनकी आपकी प्रैक्टिस होगी, तो जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी वो मेजोरिटी एमसीक्यूज को, छोटे एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व कर लेगा, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी वो बेमौत मारा जाएगा, वो बेमौत मारा जाएगा। सेम गोस फॉर द नर्स कि भाई अगर 80 एमसीक्यूज आते हैं मैथ्स में तो भाई एग्जामिनर को बात पता है तो 40 से 30 एमसीक्यूज आसान दिए जाते हैं, ये वो एमसीक्यूज होते हैं जो कि एग्जामिनर समझता है कि नॉर्मल बच्चा इजीली सॉल्व कर सकता है। बाकी फिर डिफिकल्ट एमसीक्यूज आते हैं 20 से 25, और फिर लेंथी एमसीक्यूज दिए जाते हैं जानबूझ के 20, ताकि बच्चा बैलेंस आउट हो सके। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपको ये एमसीक्यूज इजीली क्लियर होंगे। इसलिए मैंने पास्कल लॉ भी आपको पढ़ा दिया कि अगर आप में से किसी बच्चे को जल्दी कॉम्बिनेशन करने में सुस्ती हो रही थी, या कॉम्बिनेशन करते हुए सोच रहा था, या वो इस बात को सोच रहा था कि सर कॉम्बिनेशन सबका निकालना पड़ेगा, बार बार कोने में ले जाके कॉम्बिनेशन निकाला करेंगे, तो मैंने इसलिए आपको पास्कल लॉ भी सिखा दिया कि आपको कोफिशिएंट का डायरेक्टली वैल्यूज आ जाए आपके पास। क्लियर है मेरा बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन बिल्कुल हम आगे भी सॉल्व करेंगे, मगर सॉल्व इसलिए करवाऊंगा ताकि अगर पेपर में तुम्हारे पास आ रहा है तो दूसरे बच्चे की तरह तुम ब्लैंक ना बैठे हो। दूसरा बच्चा जो शायद इस तरह के एमसीक्यूज को पहली दफा अपने पेपर में देखेगा, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही मैं अपने लेक्चर्स में कवर करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा हर लेक्चर बेटा किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसी बात के ऊपर आज के लेक्चर को एंड करेंगे कि आप जहां भी हैं, जैसे भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे, और ज्यादा से ज्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।